गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे कूलाम बल पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, कई सारी चीज़ें अपन देखी थी कि Q3 के निकट मतलब Q1 Q2 के निकट Q3 की साम्यावस्था के बारे में पढ़ा था अपन ने, निकाय की साम्यावस्था के बारे में स्टडी किया था। ठीक, कई सारी चीज़ें अपन देखी। चलो एक दो चीज़ें अपन और समझें इस पे, फिर कूलाम बल पे, फिर आगे अपन को जो स्टार्ट करना टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे एग्जाम्पल इस तरह से रखा है कि बच्चों ये एक्स अक्ष पे दो आवेश रखे हैं, तो -a स्थान पे और एक x बराबर +a स्थान पे ये q दो आवेश रखे हैं, स्मॉल q। यहाँ बच्चों y दूरी पर एक -q आवेश रखा हुआ है। आपसे कहा चित्र में यदि y <a है और इस दूरी का मान इन दूरी a की तुलना में काफी छोटा है, तो -q पे लगने वाला बल F y पर किस प्रकार से निर्भर करेगा, ये बताना है हमें। तो बच्चों देखो क्या होगा, किस तरह से। यहाँ बच्चों देखो, यहाँ पे ये नेगेटिव क्यू है, ये प्लस ये वाला क्यू इसको करेगा आकर्षित, इस दिशा में बल लगाएगा एफ, इस दिशा में एफ बल लगाएगा। ये इसको करेगा आकर्षित, इस दिशा में लगाएगा बल एफ। ठीक है, इसका आकर्षण इस तरफ, इस वाले के द्वारा आकर्षण इस तरफ, ये एफ बल लगेगा। ठीक है, तो बच्चों थोड़ी देर के लिए एक काम करें, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा है, ये एंगल थीटा अपन ने ले लिया, एंगल थीटा। ठीक है, अब बच्चों ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से आप देखो इसको अगर मैं इस प्रकार से आगे दर्शाऊं, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो इधर से ये एंगल आएगा थीटा, इधर से ये एंगल आएगा थीटा। अब इस f के घटक करें, f के घटक इधर तो आएगा कॉस घटक और इधर आएगा साइन घटक इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में साइन घटक इस f का, ऐसे इसका भी घटक करेंगे, इस दिशा में आएगा साइन घटक। तो इस दिशा में हमें कितना मिलेगा, यहाँ तो मिल रहा है बच्चों देखो f कॉस थीटा घटक, इधर भी आ रहा है f कॉस थीटा घटक। ठीक है, तो निरस्त हो जाएंगे, बट यहाँ पे f साइन थीटा नीचे की ओर आ रहे हैं, तो नीचे की ओर नेट मान क्या जाएगा 2f साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से अपन देख रहे हैं इस पर जो नेट बल लग रहा है कितना आ रहा है 2f साइन थीटा, f इजिकल टू नेट f इजिकल टू, ठीक है, क्या एफ नेट इजिकल टू कितना बच्चों 2f साइन थीटा आ रहा है, 2f साइन थीटा। ठीक है, एफ नेट इजिकल 2f साइन थीटा, ये अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे इस f का मान रखें, क्या आएगा f का मान बच्चों, f का मान यहाँ जो f है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको दिख रही है, ये a अपन दिखा रखा, मतलब ये दूरी कितनी बच्चों a है, ये दूरी तो a है, तो यहाँ से तक की ये दूरी कितनी आपको दिखेगी, इस दूरी का मान क्या होगा √y²। ठीक है, a² प्लस y² होगा, नहीं होगा दूरी का मान, क्योंकि ये आधार a है, लंब y है, तो कर्ण का मान √a² y²। ठीक है, तो सूत्र होता है कि Q1 Q2 अपॉन दूरी स्क्वायर, दूरी है इसका स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा, तो a² प्लस y² ही हो जाएगा मान। ठीक है, अब रही बात साइन थीटा की, साइन थीटा ये रहा, थीटा के सामने ये लंब होता है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण कर दें तो जाएगा y बटा √a² प्लस y²। ठीक है, ये आ गया मान। तो चलो यहाँ से हम देख रहे हैं ये एफ नेट का मान कितना आया, एफ नेट का मान आ गया 2kQqy बटे में ये जाएगा a² प्लस y² की घात 3/2, ये आ गया एफ नेट का मान। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्या बोला है, y का मान लेस देन a है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे ये y लेस देन a आपको दे रखा है, तो दिस इंप्लाइज y² इज वेरी लेस देन क्या होगा a²। तो इस नीचे y² को a² की तुलना में नगण्य मान लें, तो यहाँ से आप देखते हैं क्या हो जाएगा, अतः एफ नेट का मान हो जाएगा 2kQqy बटे में नीचे हो जाएगा a² प्लस 0, मतलब नीचे क्या जाएगा a³ हो जाएगा नीचे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y² नगण्य मान लेंगे तो a² की घात 3/2, तो a³ हो गया ये a³। ठीक है, ये आ गया एफ नेट का मान, इस तरह डिपेंडेंसी आ गई, तो इसलिए हम कह सकते हैं एफ नेट समानुपाती क्या आ रहा है बच्चों, y, एफ नेट इज प्रोपोर्शनल टू y, ये आ गया रिजल्ट, एफ नेट प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, इस तरह अपन समझ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज समझें कि अगर यहाँ पे बच्चों y का मान क्या है, लेस देन a है, तो आप देखो एक इंपॉर्टेंट नोट के रूप में आपको समझाऊं, यहाँ एक नोट के रूप में अपन कह सकते हैं, नोट के रूप में यहाँ f समानुपाती y आ रहा है, एफ नेट समानुपाती y है, अतः -q को छोड़ने पर यह SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। पढ़ाई है बच्चों, हमने एस वाला टॉपिक पढ़ाई है, हम देखते हैं एफ एस वाली कंडीशन में एफ समानुपाती क्या था, एक्स, यहाँ पे जैसे एफ समानुपाती वाई आ रहा है, तो यहाँ पे क्यू को छोड़ेंगे तो ये क्या चालू कर देगा, एसएचएम करने लगेगा।
एसएचएम करने लगेगा। ठीक है, अब इस एसएचएम का आवर्तकाल वगैरह क्या है तो ये अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। एसएचएम वाले टॉपिक की मेथड जो टॉपिक पढ़ा अपन ने चैप्टर, उससे निकल जाएगा। फिर भी आप देखना चाहे तो मॉड्यूल के अंदर अपना एक एग्जाम्पल दे रखा है, मॉड्यूल के अंदर बच्चों एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, मतलब थ्योरी समझा रखी है एसएचएम के आवर्तकाल ज्ञात करने की, तो आप वहां से आवर्तकाल ज्ञात कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे बच्चों एफ नेट समानुपाती वाई नहीं आता, और कब नहीं आता वाई, अगर वाई लेस देन ए नहीं कहा जाए, मतलब सिंपल कहा जाए कि दूरी वाई ए के क्रम में है, वाई लेस देन ए नहीं है, तो ये जो पार्टिकल माइनस क्यू है ये केवल क्या करेगा, दोलन गति करेगा, फिर एसएचएम नहीं करेगा। समझो मेरी भावनाओं को, क्या कह रहा हूं मैं कि वाई का मान बच्चों अगर ए के क्रम में है, वाई का मान ए के क्रम में है, तो उस केस में फिर वाई एसएचएम नहीं करेगा, केवल क्या करेगा, दोलन गति करेगा। और अगर वाई का मान लेस देन ए कहा जाए तो ही यहाँ पे क्या होते हैं, एसएचएम। ठीक है, तो जैसे बच्चों यहाँ इसमें अगले एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे x जो ए का x बराबर क्या है, a, यहाँ से इसको हम छोड़ेंगे, इस माइनस क्यू को छोड़ेंगे, तो ये इस तरफ, इस पे नेट बल कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा नेट बल, क्योंकि ये इधर आकर्षित करेगा, ये इधर आकर्षित करेगा, तो नेट बल किधर आएगा, इधर, ये एफ नेट आएगा इस दिशा में। ठीक है, एफ नेट आएगा इस दिशा में, तो इस एफ नेट की वजह से ये क्या करेगा बच्चों, दाएं बाएं इस प्रकार से गति चालू कर देगा, इस तरह से इधर आएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा, इस प्रकार से इसकी क्या होगी, दोलन चालू जाएगी, केवल क्या करेगा बच्चों, दोलन गति। ठीक है, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू केवल दोलन करेगा ना कि एसएचएम, क्यों, क्योंकि x का मान a के क्रम में है, x लेस देन a नहीं है, x का मान लेस देन a नहीं है, x का मान तो क्या है, a के बराबर है। ठीक है, x का मान a के क्रम में है। ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे केवल दोलन गति करेगा। ऐसे यहाँ भी अपन देखें, यहाँ पे इस बच्चों इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ते सही ये इस पे नेट बल का आएगा नीचे की ओर, क्योंकि सारे के सारे माइनस क्यू को प्लस क्यू को आकर्षित करेंगे, तो एफ नेट आएगा नीचे की ओर, एफ नेट नीचे की ओर आएगा, तो इस केंद्र के सापेक्ष क्या करेगा बच्चों, इस प्रकार से ये दोलन गति चालू कर देगा इस केंद्र के सापेक्ष। ठीक है, एसएचएम नहीं होगी, यहां भी क्या होगा बच्चों, यहां भी माइनस क्यू केवल दोलन गति करेगा, ना कि एसएचएम। ठीक है, ना कि एसएचएम, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि x का मान लेस देन a नहीं है, क्योंकि x का मान बच्चों लेस देन a नहीं दे रखा, इसलिए यहाँ भी केवल कौन सी गति होगी, x यहाँ पे y है, y लिख दो, y लेस देन a नहीं है, y का मान a के क्रम में दिया है, y बराबर यहाँ पे दिया है आपको a/2, तो y का मान a क्रम में दिया है, तो y लेस देन a नहीं है, इसलिए यहाँ पे केवल कौन सी गति होगी, दोलन गति। ये अपन ने समझा। ठीक है, चलो अब आगे आपको नेक्स्ट चीज समझाऊं। अभी बच्चों आपको समझाया था मैंने, कूलाम का जो नियम है केवल बिंदु आवेशों पर लागू होता है। ठीक है, अगर बिंदु आवेश की जगह बड़े पिंड आपको दिए गए हैं, ठीक है, तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, पिंड पर अल्पांश मान के कूलाम का नियम लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि पिंड पर अल्पांश मानेंगे, अल्पांश एक छोटा सा पॉइंट आवेश के रूप में छोटा सा आवेश होगा, तो कूलाम का नियम आराम से लागू हो जाएगा। फिर उसका समाकलन करके अपन कुल बल ज्ञात कर सकते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ समझाइए आपको, देखिए कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। यदि क्वेश्चन में आवेशित पिंड दिया गया हो, मतलब कण की जगह पिंड दिया गया हो, तो उस केस में अल्पांश लेकर समाकलन द्वारा नेट कूलाम बल ज्ञात करें। कैसे बच्चों, देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, एक आवेशित छड़ है, ये आवेशित छड़ है, कुल आवेश के पे क्यू है, और यहाँ एक बिंदु आवेश क्यू रखा हुआ है, तो छड़ के कारण कण पर कूलाम बल ज्ञात करना है। तो बच्चों ये तो बिंदु आवेश है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पिंड है, तो क्या करें इसके लिए बच्चों, यहाँ पे एक अल्पांश लेते हैं, ये मैंने अल्पांश लिया इस जगह, ये छोटा सा अल्पांश लिया, इसकी लंबाई है dx, ये लंबाई इसकी dx है, यहाँ से इस जगह इसकी दूरी x है ये। ठीक है, x दूरी पर अपन ने एक अल्पांश लिया dx लंबाई का। ठीक है, और इस dx लंबाई पर आवेश का मान क्या होगा, देखिए बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन समझे, सॉल्यूशन इस अल्पांश कारण, ठीक है, इस अल्पांश कारण, अल्पांश के कारण, ठीक है, अल्पांश लंबाई कितनी है dx लंबाई के अल्पांश के कारण, dx लंबाई के अल्पांश, dx लंबाई के अल्पांश के कारण q पर बल df बराबर मतलब यहाँ पे इस अल्पांश का बल बच्चों लग, यहाँ पे कितना लग गया, df बल लग गया। कुछ इस तरह से ये बल लग गया df, कितना बल लग गया df, ये निकालें तो बच्चों df का मान क्या होता है, बल k q1 q2 पर r स्क्वायर। तो अल्पांश ये बिंदु आवेश के रूप में है, यही बिंदु आवेश के रूप में कूलाम का नियम लगा सकते हैं। अब k dq
इंटू क्यू बटा दूरी कितनी है एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी क्यू क्या बच्चों, इस डी एक्स लंबाई पर आवेश क्या है, डी एक्स लंबाई पर आवेश। तो बच्चों हम जानते हैं एल लंबाई पर आवेश का मान कितना है, क्यू है, तो एकांक लंबाई पर आवेश का मान क्या जाएगा, क्यू बाई एल। सुनो, एल लंबाई पर आवेश क्यू, तो एकांक लंबाई पर आवेश क्यू बाई एल, तो डी एक्स लंबाई पर आवेश का मान हो जाएगा क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। तो क्यू बाई एल इंटू डी एक्स लिख दिया मैंने, डी क्यू का मान। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्यू आई सही बटे में ये एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इसका हमें समाकलन करना है, तो यहाँ पे नेट बल निकाल लेंगे, इसलिए नेट एफ इजक्वल टू इसका करेंगे समाकलन। समाकलन करेंगे तो के क्यू क्यू डी एक्स बटे में क्या जाएगा एल, सॉरी एक्स स्क्वायर, जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट लगाए, देखिए समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स के सापेक्ष। ठीक है, नीचे एल भी है, एल समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है बच्चों, यहाँ पे एक्स के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। तो एक्स की लिमिट अपन देखें, अल5 बच्चों में अगर इस सिरे पर लेता तो एक्स का मान कितना बनता है एल, और अल5 अगर इस सिरे पर लेंगे तो अल5 एक्स का मान क्या बनेगा एल प्लस एल। तो एक्स की न्यूनतम सीमा कितनी है स्मॉल एल, और अधिकतम सीमा कितनी है स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल। तो ये लिमिट लगा दी एल से लेकर एल प्लस कैपिटल एल, न्यूनतम सीमा स्मॉल एल, अधिकतम एल प्लस एल। फिर यहाँ बच्चों इसमें के क्यू क्यू बटा एल तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए, अंदर क्या बचा 1/x स्क्वायर, मतलब x की घात -2। x की घात -2 का समाकलन क्या होगा, x की घात -2 + 1 बटे में -2 + 1। समाकलन करना आता ही आपको। ठीक है, ये कर दिया मैंने, कोई अंदर x की घात -2 बन रहा है, ऊपर ले जाने के x की घात -2 का समाकलन x की घात -2 + 1 बटा -2 + 1। ठीक है, तो नीचे क्या है -1 को बाहर ले आओ तो जाएगा माइनस का के क्यू क्यू बटा एल। अंदर क्या बचा बच्चों, x की घात -1 मतलब 1/x, तो 1/x लिमिट कितनी है एल से लेकर एल प्लस एल है। ठीक है, अब यहाँ पे के क्यू क्यू बटा एल, यहाँ पे अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें तो अपर लिमिट एल प्लस एल है, लोअर लिमिट यहाँ पे एल। अब यहाँ पे इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे एल प्लस एल इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ जाएगा एल फिर माइनस एल प्लस एल, तो यहाँ से देखिए एल से एल कट गया, कितना आएगा माइनस का एल, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएंगे, एल से एल भी कट जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, ये के क्यू क्यू बटा एल प्लस एल इंटू एल, ये आ जाएगा बल एफ का मान, ये आ गया कुल बल। इस प्रकार से अपन समाकलन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं मान। ऐसा बच्चों इसमें सॉल्व एग्जाम्पल एक 13 भी रखा है, सॉल्व एग्जाम्पल 13, ये अपने आप सॉल्व करें, सी सॉल्व एग्जाम्पल 13। ठीक है, एग्जाम्पल 13 मॉड्यूल में, जब मॉड्यूल का जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको समझें, उसमें एक अर्धवलय दिखा रखी है, वैसे ऐसे क्वेश्चन आपने वहाँ भी सॉल्व किया होंगे, ग्रेविटेशन में एक अर्धवलय दिखा रखी है। ठीक है, आवेशित अर्धवलय और केंद्र पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है, उस पर नेट बल निकालना है, तो अर्धवलय पे अल्पांश मानकर अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वही चीज समझा रखी है, ऐसा एक और क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, मॉड्यूल के अंदर एग्जाम्पल नंबर 13, वो आप यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे आवेश घनत्व के बारे में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं यहाँ पे आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी बच्चों ये बताते हैं आवेश के वितरण को, मतलब किसी पिंड पर आवेश किस प्रकार से वितरित है, मतलब उसकी एक रेखा पर वितरित है या उसके सरफेस पर वितरित है या उसके आयतन में वितरित है, तो उसके अनुसार यहाँ पे हम देखते हैं आवेश घनत्व 3 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, पहला होता है यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व मतलब यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, इसको बच्चों अपन लैम्डा से शो करते हैं। लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। तो बच्चों इसे अपन क्या कह सकते हैं, देखिए लैम्डा का मान, लैम्डा का मान ये होता है लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, या कहते हैं लैम्डा बराबर ये होता है डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई डी एल। ठीक है, क्यू बाई एल या कहते हैं डी क्यू बाई डी एल। कब बच्चों, अगर यहाँ पे रेखीय वितरण है तो लैम्डा बराबर क्यू बाई एल हो जाएगा, मतलब सतत वितरण है। और अगर असतत वितरण है, ये किसके बच्चों, सतत, मतलब एक समान रूप से वितरण के लिए सतत वितरण, तो इसके लिए ये हो जाएगा मान। और अगर असतत रूप से वितरण है, मतलब अलग अलग स्थान पे अलग अलग मात्रा है, असतत वितरण है, तो उस केस में फिर हम लगाते हैं लैम्डा का मान डी क्यू बाई डी एल। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों लैम्डा बराबर क्यू बाई एल और यहाँ पे लैम्डा बराबर डी क्यू बाई डी एल। तो यहाँ से आप इसकी यूनिट देखें क्या बनेगी यूनिट, चाहे यहाँ से निकालना चाहे यहाँ से,
क्या आएगी बच्चों, कूलाम पर मीटर। ठीक है, कूलाम पर मीटर इसका मात्रक होता है, यहां से भी वही कूलाम पर मीटर निकल के आएगा। ठीक है, और अगर कुल आवेश निकालना है तो कुल आवेश Q निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से Q बाई एल, Q बराबर लैम्डा इंटू एल। ठीक है, Q बराबर लैम्डा इंटू एल, या यूं कहते हैं अगर इससे निकालें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल। ठीक है, समाकलन से निकाल लेंगे इस प्रकार से। सेम टू सेम ऐसे बच्चों सेकंड ये होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम यहाँ पे सिग्मा से शो करते हैं। सिग्मा ये क्या बताओ बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व बताता है एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। ठीक है, पूरे पृष्ठ पर क्षेत्रफल, आपको पूरे क्षेत्रफल पे आपको आवेश दे रखा है, तो उसके एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पे आवेश का मान क्या है, उसे हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए सतत वितरण के लिए सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए, और अगर असतत वितरण है तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी क्यू अपॉन डी ए। ठीक है, तो यहां से इसका यूनिट क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से इसकी यूनिट हो जाएगी यूनिट कुलाम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक कुलाम, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और अगर आपको कुल आवेश ज्ञात करना है तो कुल आवेश के लिए क्या करेंगे बच्चों, कुल आवेश के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा इंटू ए, या कह दें समाकलन इससे निकालेंगे, इसको चले आके समाकलन कर लें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे बच्चों तीसरा होता है यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व जिसे हम यहाँ पे रो से शो करते हैं, रो। ठीक है, ये होता है एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, तो यहाँ से देखिए यहाँ भी वही समझ सकते हैं, रो इज इक्वल टू, अगर सतत वितरण है तो रो इज इक्वल टू क्या आएगा, Q बटा आयतन मतलब V, और अगर असतत वितरण है तो क्या आएगा, डी क्यू बटा डी वी, डी क्यू बटा डी वी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी कुलाम पर मीटर क्यू, इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ से अपन यूँ देखना चाहें कि अगर यहाँ पे कुल आवेश निकालें तो कुल आवेश निकालेंगे तो Q बराबर क्या आएगा, यहाँ से निकालो रो इंटू वी, और अगर असतत वितरण है तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो उसको पहले इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, डी क्यू बराबर क्या हो गया, रो इंटू डी वी, समाकलन कर लो तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। तो इस प्रकार से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों सतत वितरण और असतत वितरण के एग्जाम्पल अपन देख लें। सतत वितरण के एग्जाम्पल तो नॉर्मल से हैं, जैसे कि आपसे कहा जाए इस प्रकार से, जैसे कि आपको इसका एग्जाम्पल समझा दूं, ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पे, ये सतत वितरण का, यहाँ बच्चों एक तरह की लंबाई है, ये छड़ लंबाई है L। ठीक है, ये L लंबाई की छड़ है, इस पर आवेश Q है, ये L लंबाई की छड़ है, तो यहाँ पे इसमें लैम्डा बराबर क्या जाएगा, हियर लैम्डा इज इक्वल टू क्या जाएगा, Q बाई L हो जाएगा। अगर ये सतत वितरण है, यहाँ बच्चों इसमें अगर सतत वितरण है मतलब एक समान रूप से वितरण है, तो यहाँ पे लैम्डा बराबर क्या आ गया, Q बाई L। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख लें सतत वितरण के लिए, इसके अंदर ये बच्चों एक चालक गोला है, ये चालक गोला, तो हम जानते हैं चालक गोले पे आवेश कहाँ होता है, इसके पृष्ठ पे होता है, येलो, इसके पृष्ठ पर अपन ने आवेश दिखा दिया, चालक गोला है, चालक गोले पे आवेश कहाँ होगा बच्चों, पृष्ठ पे, पृष्ठ पे होगा। तो इसके लिए अगर यहाँ भी हम कह रहे हैं सतत वितरण है, ये सतत रूप से वितरण है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या निकालेंगे, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, आवेश बटा पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये लो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे बच्चों अगर यहाँ पे मान लो इसकी बात करें, यहाँ पे सतत वितरण, यहाँ बच्चों एक कुचालक गोला है। ठीक है, सतत रूप से आवेश वितरित है, कुचालक गोला, कुचालक गोला है, सतत रूप से आवेश का वितरण है, यहाँ पे मान लो सतत रूप से एक समान रूप से वितरित है, तो यहाँ पे मैं रो निकालूंगा, क्या निकालेंगे, रो निकालेंगे, तो रो बराबर क्या आएगा, Q बटा आयतन, आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे बच्चों यहाँ पे सतत वितरण में निकाला। ऐसे अगर मान लो बच्चों यहाँ पे एक अर्धवलय होती, ये भी सही है, ऐसी बात नहीं है, कुछ एग्जाम्स में सतत वितरण में यहाँ बच्चों एक मान लो ये अर्धवलय है, ये अर्धवलय, ठीक है, ये एक अर्धवलय मतलब एक आधी चूड़ी मान लो, एक तरह से आधी चूड़ी है। ठीक है, इस पर आवेश इस प्रकार से प्लस आवेश है इसकी परिधि पर, इसकी परिधि पर आवेश है Q, और इसकी त्रिज्या बच्चों यहाँ पे R है, R इसकी त्रिज्या है, तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, इस पे लैम्डा निकालेंगे। ठीक है, आवेश कहाँ बच्चों, इसकी परिधि पर आवेश है ये। ठीक है, आवेश कहाँ है, इसकी परिधि पर। ठीक है, R इसकी त्रिज्या है, ठीक है, और यहाँ पे R इसकी त्रिज्या है, आवेश इसकी परिधि पर है, इस प्रकार से परिधि पर आवेश है, अर्धवलय दिखा रखी है मैंने, ये अर्धवलय,
ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, लैम्डा निकालेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, कुल आवेश बटा लंबाई। तो लंबाई कितनी है बच्चों बताइए, हम जानते हैं पूरी परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो आधी परिधि क्या हो जाएगी पाई आर, तो आधी परिधि आएगी पाई आर। तो ये इस प्रकार लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर। ये सब मैंने सतत आवेश वितरण के लिए समझा दी है, ठीक है। अब असतत वितरण के लिए अगर अपन देखें कुछ क्वेश्चन, देखिए 2 क्वेश्चन अपन समझते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है, पूरा दिमाग ऑन करके देखना, काफी अच्छे क्वेश्चन है सतत वितरण के। देखिए आपसे कह रहा बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से पहला एग्जाम्पल, ये इस प्रकार से छड़ है, ये एक छड़ है, लंबाई 1 मीटर है। आपसे कह रहा है कि यहाँ पे लैम्डा का मान 1 + 2x कूलाम प्रति मीटर के अनुसार चेंज हो रहा है। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे दूरी बढ़ती आ रही है, आवेश की डेंसिटी बढ़ती आ रही है, डेंसिटी बढ़ती आ रही है, तो इस छड़ पे कुल आवेश की मात्रा क्या होगी हमें निकालनी है। मतलब यहाँ पे असतत रूप से आवेश वितरण है, तो इसलिए क्या करेंगे, ये लगाएंगे, ठीक है, इस सूत्र का उपयोग करेंगे, लैम्डा बराबर, मतलब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, पहले अल्पांश मान लो इस जगह, ये पहले अल्पांश लिया मैंने इस जगह अल्पांश, देखिए ये ले लिया हमारा, मान लो चलो dx लंबाई, वैसे यहाँ पे dl ले रखा है, यहाँ dx लंबाई का अल्पांश है, यहाँ से x दूरी पर। तो यहाँ पे पहले अल्पांश के अंदर अपन देखें आवेश की मात्रा क्या होगी, फिर यहाँ पे टोटल मान निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अल्पांश में आवेश, अल्पांश में आवेश क्या आएगा, dq बराबर लैम्डा इंटू dx, क्योंकि अल्पांश की लंबाई कितनी है dx है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे dl लंबाई थी तो लैम्डा इंटू dl कर दें, लंबाई dx है तो लैम्डा इंटू dx कर देंगे, ठीक है। तो लैम्डा इंटू dx, तो यहाँ से क्या है बच्चों, लैम्डा इंटू dx, लैम्डा का मान कितना दे रखा है 1 + 2x इंटू dx, ठीक है। अब कुल आवेश निकालना है, तो कुल आवेश के लिए क्या करेंगे, इसका समाकलन, इसका करेंगे इंटीग्रेशन 1 + 2x dx, और लिमिट क्या लगाए बच्चों, देखिए अगर ये अल्पांश इस सिरे पर होता तो x कितना बनता 0, और अल्पांश अगर इस सिरे पर होता तो x कितना बनता 1 के बराबर। तो लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर 1 तक, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक लिमिट लगाएंगे, 0 to 1 अपन लगा दी लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा इसका मान बच्चों, देखो 1 का समाकलन तो कितना है x प्लस 2x का समाकलन, 2 कांस्टेंट है x²/2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, लिमिट 0 से 1 है, 0 से 1 तो कितना बना बच्चों, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे x + x² है, तो लिमिट लगा देंगे 1 + 1² माइनस 0 + 0², तो क्या आ गया ये 2, तो कितना आ गया आंसर इसका 2 कूलाम, इसका आंसर आ जाएगा 2 कूलाम। तो पहले का टोटल आंसर आ गया 2 कूलाम, ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन उससे भी ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। पहले में तो सिंपल एक छड़ थी, छड़ पे अल्पांश लंबाई के रूप में लिया, तो हम जानते हैं बच्चों एक छड़ के रूप में, इसलिए लैम्डा का उपयोग करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ध्यान समझना बच्चों, ये काफी प्यारा क्वेश्चन है, इस पे आगे हम टिपिकल लेवल क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है आर त्रिज्या का एक कुचालक गोला है, हम जानते हैं बच्चों कुचालक गोले में आवेश कहाँ पे वितरित होता है, आयतन में, ठीक है, आयतन में आवेश वितरित है, कुचालक गोला है, ठीक है। इसमें आवेश का सतत वितरण नहीं है, हमसे बोला गया है कि यदि रो बराबर c/x के अनुसार चेंज हो रहा है, मतलब x का मान बढ़ने पर आवेश की डेंसिटी कम होती जा रही है, तो त्रिज्या r के काल्पनिक गोले में कुल आवेश की मात्रा ज्ञात करो। मतलब पूरा r त्रिज्या का कुचालक गोला है, इसमें अपने स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोला बनाया, अंदर r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोला है अंदर, ठीक है, r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोला है, यहाँ पे r का मान <r दिया हुआ है, ठीक है। तो अंदर एक काल्पनिक गोला है, तो इसके अंदर मतलब इस डॉटेड वाले गोले के अंदर कुल आवेश की मात्रा कितनी है हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ भी हमें अल्पांश लेकर उसका समाकलन करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पर जो छड़ थी, तो छड़ की सम्मित रूप में अपन एक छोटी सी लंबाई के रूप में लिया, ऐसे ही यहाँ पे गोला है, तो गोले के सम्मित रूप में अपन को यहाँ पे एक खोखला गोला अल्पांश के रूप में लेना पड़ेगा। खोखला गोला अपन अल्पांश के रूप में ले रहे हैं, ये खोखला गोला जिसकी मोटाई dx है और त्रिज्या अपन x मान लेते हैं, ये यहाँ से तक ये त्रिज्या इसकी x है, त्रिज्या इसकी x, और ये मोटाई ले ली मैंने dx इसकी मोटाई है और त्रिज्या इसकी क्या बच्चों x है, ये मोटाई इसकी dx मोटाई। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इसका आयतन कितना होगा, समझे बात को, क्या लिख रहे हैं पहले अपन सॉल्यूशन में अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि ये रो दे रखा है तो इसलिए रो देने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा इस तरह से, मतलब यहाँ पे रो बराबर क्या होता है dq/dv, तो उसको उधर ले आएंगे तो dq बराबर क्या जाएगा रो इंटू dv, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें अल्पांश में, अल्पांश खोखले गोले में, ठीक है, अल्पांश गोले में आवेश dq बराबर
डी के बराबर क्या करेंगे, रो इंटू डी वी। अब देखिए यहीं पे आपको दिमाग लगाना है, क्या है रो का मान तो अब कितना रखा है, सी बटा एक्स से रख दिया। अब यहाँ पे डीवी क्या चीज है, डीवी क्या बच्चों, इसका आयतन। ये अपन ने जो खोखला गोला लिया है ना बेटा, इसका आयतन कितना है डीवी। अब बच्चों ये गोखला गोला है, खोखला गोला, ठीक है। आयतन कैसे निकालें, अपन जानते हैं बच्चों एक चीज, अगर हमें जैसे कि किसी मोटाई दे रखी है और क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल जैसे यूं समझो बच्चों, जैसे कि मान लो कोई चकती है, ये इस प्रकार से पतली चकती है, ये डिस्क है, ठीक है, ये इसका एरिया है, ये इसकी मोटाई है, ठीक है, ये इसका एरिया, ये इसका एरिया है और ये इसकी मोटाई मान लो ये डी एक्स है, ठीक है। तो यहां से अपन देखते हैं इसका जो वॉल्यूम बनेगा डीवी, आयतन क्या बनता है, ए इंटू डी एक्स। क्या बनता है, अनुप्रस्थ काट को मोटाई से गुणा कर दें, अनुप्रस्थ काट को मतलब क्षेत्रफल को मोटाई से गुणा कर देंगे, क्या बन जाएगा, आयतन। ऐसे बच्चों यहाँ पे अगर अपन देखें, ये जो क्षेत्रफल है, ये जो खोखला गोला दिखा रखा है, इस गोले का जो आयतन होगा, इस गोले का आयतन, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कितना होगा इसका, त्रिज्या कितनी इसकी एक्स, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। क्षेत्रफल तो क्या होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, और उसको मोटाई से गुणा कर दें कितनी है, डी एक्स, तो उसका आयतन आ जाएगा, मतलब डीवी इक्वल टू क्या आएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एरिया इंटू मोटाई, ठीक है, सरफेस एरिया इंटू मोटाई कर दिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्स कट गया, कितना आ गया 4 पाई एक्स डी एक्स। तो कुल अगर अपन को मान निकालना है तो कुल आवेश के लिए क्या करेंगे, इसका समाकलन, तो इंटीग्रेशन 4 पाई सी एक्स डी एक्स, ठीक है, 4 पाई सी एक्स डी एक्स, और लिमिट का लगानी है एक्स की। अब बच्चों देखो हमें आवेश निकालना है केंद्र से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में दूरी आर त्रिज्या तक, तो एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा 0 और अधिकतम मान कितना लेना है आर, क्योंकि हमें केवल इस स्मॉल आर त्रिज्या के गोले के अंदर उपस्थित आवेश पूछा है। हाँ, अगर कंप्लीट गोले में उपस्थित आवेश पूछता तो एक्स की लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर कैपिटल आर तक, बट अभी हमसे केवल किसके अंदर उपस्थित आवेश पूछा है, स्मॉल आर त्रिज्या के गोले में, तो लिमिट लगाएंगे एक्स की 0 से लेकर स्मॉल आर तक, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पाई सी तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए, एक्स की लिमिट क्या आ जाएगी, हमारे एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से आर, तो 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा ये, तो कितना हो गया ये 2 पाई सी, और अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 पाई सी आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई सी आर स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो अंदर अपन देख लिया कुल आवेश की मात्रा कितनी आई, 2 पाई सी स्क्वायर के बराबर, बात पल्ले पड़ी। तो जो हम नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है, स्थिर विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं किसी आवेश कारण स्थिर आवेश से उत्पन्न होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्थिर आवेश द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है, या कि आवेश द्वारा उत्पन्न, स्थिर आवेश द्वारा उत्पन्न, ठीक है। वैसे गतिशील आवेश तो भी उत्पन्न होगा, लेकिन गतिशील आवेश से चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, इससे मैंने खाली स्थिर लिख दिया, बाकी यूं मान सकते हैं आप आवेश के कारण उत्पन्न होता है, चाहे गतिशील हो चाहे स्थिर, दोनों से उत्पन्न होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो स्थिर हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है, आवेश द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है, आवेश द्वारा उत्पन्न, ठीक है। अब देखो जी आवेश है ये, कि क्यों आवेश है, इसके चारों तरफ क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी को कैसे परिभाषित करते हैं बच्चों, हम उसको परिभाषित कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर कूलाम्ब बल, एकांक परीक्षण आवेश पे कूलाम्ब बल उस स्थान पर ई वेक्टर दर्शाता है, उस स्थान पर क्या दर्शाता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र दर्शाता है। कैसे बच्चों, देखिए यहाँ पे अगर मान लो अपन ने इस प्रकार से इस जगह यहाँ से आर दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु है, इस स्थान पर, इस स्थान पर कोई बिंदु है आर दूरी पर, आपसे कहा जाए कि इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। तो क्या करना है, इस जगह आप क्या रख दें, एक ये रख दिया अपने एकांक परीक्षण आवेश को क्यू नॉट रखते हैं, परीक्षण आवेश रख दिया मैंने क्यू नॉट, ये क्यू नॉट रखा। अब इस क्यू नॉट पे हम देखें बल किधर की ओर लग रहा है, जिस दिशा में बल लग गया विद्युत क्षेत्र भी उधर की ओर होगा। देखिए ये प्लस परीक्षण आवेश क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव प्रकृति का होता है, धनात्मक प्रकृति का, तो ये प्लस क्यू है, इसके कारण इस पे बल लगेगा इस दिशा में, हम जानते हैं इस दिशा में बल लग गया, ठीक है, इस दिशा में बल लग गया ई इस दिशा में, और इस ई का मान क्या होगा बच्चों, के क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है, बल का मान। तो इसका मतलब इस दिशा में, यहाँ पे बच्चों इस दिशा में ही, ये ई नहीं है तो बल है, ये बल लग गया इस दिशा में, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर,
इस दिशा में इस पे बल लगेगा। तो जिस दिशा में बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में होता है, ठीक है। मतलब बच्चों यहाँ पे इस स्थान पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आएगी, इस तरफ। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र दिशा इस तरफ आएगी, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस तरफ ही है, ये होगा ई वेक्टर, इस दिशा में ई वेक्टर। ऐसे बच्चों अगर ये आवेश यहाँ ना हो कि यहाँ रखा होता तो इस पे बल लगता इस दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा, इस दिशा में आएगा, ई वेक्टर। ऐसे अगर आवेश कहीं ना इधर यहाँ रखा होता, इस स्थान पे यहाँ रखा होता तो विद्युत क्षेत्र आएगा इस दिशा में, ठीक है। अगर यहाँ रखा होता तो इस दिशा में। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, ठीक है, अलग अलग स्थान कहीं भी रखा जाए उसके अनुसार विद्युत क्षेत्र की अपन दिशा देखते हैं। इस प्रकार से ये चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा अपन दर्शा दी इस प्लस कैपिटल क्यू के कारण, ठीक है। तो प्लस क्यू कारण हर जगह विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से प्राप्त हुई, ठीक है। तो यहाँ से परिभाषा के अनुसार अपन ने क्या देखा कि ई वेक्टर बराबर क्या होता है, क्या होता है बच्चों, ई वेक्टर बराबर ये होता है एफ वेक्टर बटा क्यू नॉट, ठीक है। अतः ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू नॉट, ये चीज अपन देखी, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसकी यूनिट अगर अपन देखें क्या बनेगी इसकी यूनिट, इसका मात्रक क्या आएगा, यह आएगा न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम यह आएगा, क्योंकि बल का मात्रक तो न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। या बच्चों आगे अपन पढ़ेंगे एक फॉर्मूला होता है ई बराबर वी अपॉन डी भी आएगा, मतलब वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। तो उसका एक मात्रक ये हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलाम तो समझा दिया, एफ बटा क्यू से आ रहा है, और वोल्ट पर मीटर किससे आता है आगे पढ़ेंगे, फ्यूचर में अपन एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, E इक्वल टू एफ अपॉन ई इक्वल टू वी अपॉन डी, मतलब वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, मतलब विभवांतर बटा दूरी अंतर, मतलब वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। ये हो गया इसका बच्चों। अब यहाँ से अगर मैं इसका परिमाण निकालना चाहूँ तो परिमाण यहाँ से अपन देख रहे हैं किस कारण, प्लस क्यू के कारण, कितना बनेगा, ई इक्वल टू ये एफ बटा क्यू है, एफ बटा क्यू नॉट। तो यहाँ से इस एफ का मान रख दो, क्या है, के क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन क्यू नॉट। तो चो क्यू नॉट से तो क्यू नॉट कट जाएगा, तो इसलिए क्या आ गया, ई बराबर यह आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, क्या बच्चों, क्या है ये, इक्वल टू क्यू के कारण, मतलब ये जो बिंदु आवेश है क्यू के कारण, बिंदु आवेश कैपिटल क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इसका सूत्र आ गया ये ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो उसको सदिश रूप में अगर अपन लिखना चाहें तो चलो सदिश रूप में इसको अपन इस प्रकार लिखते हैं, सदिश रूप में ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू बटा आर क्यूब आर वेक्टर, ऐसे इसको लिखते हैं अपन सदिश रूप में, ठीक है। आइए आगे बस में। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसके अंदर अभी तो चारों तरफ अपन ने यहाँ पे क्या ले रखा है, कोई निर्वात ले रखा है। अगर निर्वात की जगह चारों तरफ कोई एप्सिलॉन आर माध्यम भर दिया जाए, एप्सिलॉन आर माध्यम भर दिया जाए, तो विद्युत क्षेत्र का मान हो जाता है 1 बटा एप्सिलॉन आर गुना, ठीक है। तो हम कहते हैं यदि परिवेश, ठीक है, परिवेश माध्यम एप्सिलॉन आर हो तो, परिवेश माध्यम एप्सिलॉन आर हो तो ई एम इक्वल टू, मतलब ई एम इक्वल टू क्या जाएगा, ई बटा एप्सिलॉन आर, मतलब विद्युत क्षेत्र का मान क्या है बच्चों, ई एम मतलब मीडियम, ई एम का मान ई बटा एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाता है, मतलब 1 बटा एप्सिलॉन आर गुना होता है। तो सिंपल अपन को कैसे पता चला कि बच्चों ये एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुना होगा, एप्सिलॉन आर गुना क्यों नहीं होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुना ही क्यों होगा, कैसे पता चला, इसकी सिंपल सी एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक, तो बच्चों देखो जहां भी फॉर्मूले में सूत्र में जहां भी एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है, जहां भी एप्सिलॉन नॉट आ रहा है उसके साथ हम क्या गुणा करते हैं, एप्सिलॉन आर गुणा करते हैं, तो पता चल जाता है कि माध्यम का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सूत्र में ई बराबर क्या है, के क्यू बटा आर, ये के क्यू बटा आर स्क्वायर है, के का मान क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है सूत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे माध्यम का प्रभाव ज्ञात करने के लिए जहां पे एप्सिलॉन नॉट आ रहा है उसी के साथ क्या गुणा कर दो, एप्सिलॉन आर गुणा कर दो, ठीक है। तो हम देख रहे हैं एप्सिलॉन कहाँ गुणा होगा, नीचे जाकर गुणा होगा, अर्थात माध्यम का एप्सिलॉन आर पे क्या डिपेंडेंसी आएगी, मतलब ई की एप्सिलॉन आर पे डिपेंडेंसी क्या आएगी, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ई एम बराबर क्या जाएगा, ई बटा एप्सिलॉन आर यह जाएगा मान, ठीक है। ये चीज अपन ने देखी। अब बच्चों देखो डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर अपन देखें, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो बच्चों देखो यहाँ पे ये धनावेश है, समझना ये धनावेश है, इस धनावेश से विद्युत क्षेत्र इधर बाहर निकल रहा है, यहाँ पे इधर बाहर निकल रहा है, यहाँ इधर बाहर निकल रहा है, इधर इस तरह से, तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव क्यू, ठीक है। तो हमेशा धनावेश से बाहर निकलती हुई, धनावेश से बाहर निकलती हुई, और अगर ये मान लो ऋणावेश होता
ऐसे बच्चों अगर ये माइनस क्यू होता तो माइनस क्यू होता तो इस क्यू पर बल लगता आकर्षण वाला इधर की ओर, तो अब क्या विद्युत क्षेत्र कहाँ था, इस दिशा में, क्योंकि जिस दिशा में बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या इस दिशा में आता विद्युत क्षेत्र, ठीक है, मतलब अंदर की ओर। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर क्या होती है, ये होती है धनावेश से लंबवत बाहर निकलता हुआ, धनावेश से लंबवत बाहर निकलता हुआ वह ऋणावेश में लंबवत प्रवेश करता हुआ, लिख लेना यहाँ पे, वह ऋणावेश में लंबवत प्रवेश करता हुआ। ठीक है, आगे लिख लेना, जगह नहीं है, मैं समझा दिया, लिख लो। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे जैसे कि ऋणावेश है तो ऋणावेश हम देख रहे हैं लंबवत प्रवेश करता हुआ रहा है इस तरह से। जैसे आपसे कहा जाए कि इस स्थान पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आएगी, तो यहाँ से वो इस स्थान से यहाँ पे इस माइनस में प्रवेश करती दिशा क्या आएगी, आएगी, मतलब इस स्थान पे विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, इस दिशा में आएगा। आई समझ में? तो यहाँ से ऋणावेश में लंबवत प्रवेश करता हुआ, मतलब इस ऋणावेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी इस तरफ। ठीक है, तो ऐसे किसी बिंदु पे निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा। ऐसे बच्चों ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, दोनों पास पास रखे हुए हैं, तो धनावेश से तो लंबवत बाहर निकलेगी और ऋणावेश में लंबवत प्रवेश करेगी, परंतु एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उनकी बल रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगी तो मुड़ जाएंगी एक दूसरे की ओर, तो इसलिए चिपक गई, आपस में जुड़ गई इस तरह से। यहाँ तो यहाँ से लंबवत बाहर निकल रही है और यहाँ पे प्रवेश कर रही है, लेकिन ये दोनों पास पास रखे थे तो इनकी बल रेखाओं ने आकर्षण किया, तो इस प्रकार थोड़ी वक्रता के रूप में आ गई है। ये अकेला था इसलिए सीधी बल रेखाएं थी, सारी सारी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं सीधी थी। अब यहाँ पे देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तीनों प्लस प्लस आवेश है, तीनों की बल रेखाएं क्या होंगी, मतलब विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलेगी, परंतु तीनों की बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी तो दूर हटेंगी। सबकी बल रेखाएं दूर हट रही हैं, इस प्रकार से मुड़ गई, दूर की तरफ मुड़ गई इस प्रकार से, और केंद्र पर कोई बल रेखा नहीं पहुंचेगी क्योंकि सारी बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। तो सेंटर पे विद्युत क्षेत्र का नेट मान क्या आएगा, 0, क्योंकि कोई बल रेखा नहीं पहुंच रही, तो नेट विद्युत क्षेत्र 0 है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु। तो ध्यान रखें, जहां पे नेट विद्युत क्षेत्र 0 है उसे क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पे सेंटर पे उदासीन बिंदु आएगा, ये तीनों प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू तीनों समान आवेश हैं, इससे सेंटर पे ही मिलेगा उदासीन बिंदु। ठीक है, ऐसे बच्चों एक ये पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पे नेगेटिव आवेश है। ठीक है, तो इसके कारण बल रेखाएं देखिए, यहाँ से धनावेश है, लंबवत बाहर निकल रही है ना, सतह से लंबवत बाहर निकल रही है और उस पर लंबवत प्रवेश कर रही है। देखो सतह के लंबवत, सारे तीर सतह के लंबवत हैं, परंतु एक प्लस और एक माइनस है, तो इनकी बल रेखाएं क्या होंगी, आकर्षित, तो आगे जाके कुछ इस तरह मुड़ जाएंगी। तो यहाँ से निकली लंबवत थी लेकिन आगे जाके इस तरह मुड़ गई, इस प्रकार से वक्रता के रूप में आ रही है यहाँ पे। ओके, ऐसे यहाँ पे बच्चों एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, प्लस प्लेट से बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं और माइनस में लंबवत प्रवेश कर रही हैं, इस प्रकार से ये बल रेखाएं अपन ने देखी। क्लियर, आइए इसमें अब बच्चों यहाँ पे हम देखें इस विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र की अपन ने बेसिक चीजें देख ली। अब देखिए विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है तो उसे बल कितना लगता है ये अपन देखें। ठीक है, ई वेक्टर में रखे क्यू पर बल, ठीक है, ई वेक्टर में रखे क्यू पर बल अपन देख रहे हैं एफ का मान। तो चो कैसे निकालते हैं, क्या मतलब इसका, देखिए यहाँ पे ये अपन ने कहा फॉर्मूला ई बराबर क्या आया था, एफ बटा क्यू नोट। यहाँ पे कौन रखा था, क्यू नोट रखा था, तो क्यू नोट के लिए ई वेक्टर बराबर एफ बटा क्यू था, तो यहाँ से क्यू नोट को उधर गुणा कर देंगे तो एफ बराबर क्या जाएगा, क्यू नोट इंटू ई, मतलब क्यू नोट पे बल कितना लग रहा है, एफ वेक्टर बराबर क्यू नोट इंटू ई वेक्टर। ठीक है, और अगर क्यू रखा होता है स्मॉल क्यू तो क्यू इंटू ई वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें ई वेक्टर में क्यू पर बल एफ वेक्टर बराबर क्या है बच्चों, क्यू इंटू ई वेक्टर, क्यू इंटू ई वेक्टर, क्योंकि अपन ने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे बच्चों क्या आया था, ई वेक्टर बराबर क्या आया था, एफ वेक्टर बटा क्यू, तो इसलिए एफ वेक्टर बराबर क्या जाएगा, क्यू इंटू ई वेक्टर। बच्चों अगर यहाँ पे क्यू धनात्मक आवेश है, ठीक है, तो यहाँ से हम देखें प्लस आवेश पर, प्लस क्यू पर बल, प्लस क्यू पर जो बल आएगा एफ इजक्वल टू क्या आएगा, क्यू ई, ये आएगा बच्चों ई वेक्टर की दिशा में, ई वेक्टर की दिशा में। ये ध्यान समझें क्या लिखना चाहता हूं मैं, मतलब अगर पॉजिटिव आवेश है तो बल का लग गया विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और अगर नेगेटिव आवेश है माइनस क्यू पर जो बल लगेगा परिमाण उसका भी एफ बराबर क्यू आएगा, परिमाण इसका भी एफ बराबर क्यू है, लेकिन क्या आएगा ई वेक्टर के विपरीत दिशा में, ई वेक्टर के विपरीत, ई वेक्टर के विपरीत दिशा में, मतलब ऋणावेश पर जो बल लगता है हमेशा ई वेक्टर के विपरीत दिशा में बल लगता है। क्या मतलब है इस लाइन का, सोचिए, देखिए जैसे कि अगर बच्चों मान लो विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से दिया गया होता,
मतलब इस प्रकार से ये दाईं ओर विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से, ये बच्चों इस प्रकार से ये इस तरफ ये कोई एक समरूप विद्युत क्षेत्र दिखा दिया। तो बच्चों समरूप मतलब अगर जब भी समांतर लाइनें दिखा रखी हो समान अंतराल पे समान लाइनें दिखा रखी हैं, समान अंतराल पे सीधी सीधी लाइनें समांतर लाइनें, उसे बोलते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। और अगर लाइनें मुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, या फिर अगर अलग अलग दूरी अंतराल पे होती हैं तो विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, असमरूप। ये आगे पढ़ेंगे, फिर आगे जाएगा। तो चलो देखो यहाँ पे अगर एक आवेश रखा हुआ है इस स्थान पे, ये आवेश प्लस क्यू है, ये आवेश प्लस क्यू है, यह वाला आवेश माइनस क्यू, दो रखे हुए हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो बल कहाँ लगेगा, देखिए बच्चों प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश बल कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो प्लस क्यू आवेश है, इसे बल लगेगा इस दिशा में, कितना आएगा एफ बराबर क्यू ई, ठीक है। और ये माइनस क्यू आवेश है, इसे बल कहाँ लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत इस दिशा में, एफ बराबर क्यू ई। दोनों पर जो बल आ रहा है विद्युत क्षेत्र के प्लस पे तो विद्युत क्षेत्र दिशा में आ रहा है, माइनस पे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल आ रहा है, ये आया अपन ने, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अपन देखें इस बल के कारण जो त्वरण है, जैसे अपन इसको छोड़ेंगे, छोड़ते से ही गति स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इस पे जो बल के कारण त्वरण आएगा, तो हम देखें यहाँ पे यदि एक नोट के रूप में अपन देख रहे हैं, नोट के रूप में अपन देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण क्या जाएगा बच्चों, ए बराबर क्या जाएगा एफ बटा एम, क्यों हम जानते हैं एम बराबर एफ बराबर एम ए, पढ़ाई ना बचपन में, एफ बराबर एम है तो ए बराबर क्या जाएगा एफ बाई एम, ए बराबर एफ बाई एम, और एफ का मान कितना है क्यू ई, एफ का मान क्यू ई रख दिया तो क्यू ई बाई एम ये आ गया। इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण ए बराबर क्यू ई बाई एम ये आ गया, ठीक है। अब बच्चों यदि बच्चों अगर ई का मान कांस्टेंट है, समझे, यदि ई बराबर कांस्टेंट, ई बराबर नियत, तो ए बराबर क्यू ई बाई एम जो है, ए बराबर क्यू ई बाई एम बराबर क्या होगा, नियत, इसका मान नियत होगा। मतलब जो कण है एक नियत त्वरण से गति स्टार्ट करेगा, मतलब जैसे ये है, इस कण को जैसे छोड़ा जाए, छोड़ते ये समरूप विद्युत क्षेत्र दिख रहा है, समरूप विद्युत क्षेत्र है, छोड़ते से ही कण इधर की ओर गति प्रारंभ करेगा, किससे, त्वरण ए से, ठीक है। त्वरण ए से गति स्टार्ट करेगा, मतलब इस पार्टिकल का त्वरण आएगा इस दिशा में ए, ठीक है, इस पार्टिकल का त्वरण आएगा इस दिशा में ए। इस प्रकार से त्वरण ए से गति प्रारंभ करेंगे, और इस ए का मान क्या आएगा बच्चों, नियत, अगर विद्युत क्षेत्र समरूप है। और हम जानते हैं जब भी कोई कण नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है, तो याद करो आपने मैकेनिक्स पढ़ी है, ठीक है, 11th वाला पोर्शन में उसमें मैकेनिक्स पढ़ा था, जब भी कोई कण नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, गति की समीकरण है, ठीक है। तो गति की समीकरण अपन लगा सकते हैं, यदि ए बराबर नियत है तो ए बराबर, मतलब ई बराबर नियत है तो ए बराबर नियत होगा, अतः गति की समीकरणें लगा सकते हैं, मतलब बच्चों इस पार्टिकल के लिए अगर आपसे कहा जाए बताइए टी समय पश्चात वेग क्या होगा, या टी समय में विस्थापन क्या होगा वगैरह वगैरह, या आपसे पूछ ले, तो गति की समीकरण जो थी क्या कौन सी थी, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s इत्यादि, इन सभी का अपन उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, इसकी विस्थापन और वेग ज्ञात करने के लिए, टी समय पश्चात क्या विस्थापन होगा क्या वेग होगा, तो उसके लिए अपन लगा सकते हैं गति की समीकरण। लेकिन कब, जब ए का मान नियत हो, और ए का मान नियत कब आएगा, जब ई का मान नियत हो, ठीक है। कैसे आएगा नियत, कैसे गति की समीकरण लगाएंगे, ठीक है, इस पे चलो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल समझाऊं। तो देखिए, तो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल अपन समझे, इस पे एग्जाम्पल देखिए, आवेशित कण क्यू एम को समरूप ई वेक्टर में विराम अवस्था से मुक्त करने पर टी समय पश्चात वेग व गति ऊर्जा क्या होगी, और इस दौरान ई वेक्टर द्वारा कार्य क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो आपसे कहा मैंने कि अभी यहाँ पे ए का मान क्या होगा, नियत, ए बराबर, क्योंकि यहाँ पे ई समरूप है, देखिए क्या बोला है, समरूप है, तो ए बराबर क्या आएगा, क्यू ई बाई एम इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, नियत होगा, ठीक है। इसलिए क्या लगा सकते हैं बच्चों, गति की समीकरण लगा सकते हैं। तो टी समय पश्चात अगर वेग निकालें तो गति की पहली समीकरण लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी, हमसे बोला है विराम अवस्था से मुक्त कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में वेग क्या है, 0 है, और a का मान रख दिया क्यू ई बाई एम, ठीक है, इंटू टी, ये क्या निकल गया, वेग का मान, ठीक है, वेग आ गया क्यू ई टी बाई एम, ये लो, ये तो आ गया आंसर, वेग का आंसर आ गया। अब हमसे पूछा है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है आप जानते हैं, गतिज ऊर्जा होती है E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी
बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर से तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर कर देंगे क्यू ई टी बाई एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का मान क्या आ गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो ऊपर तो क्या हो गया क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बटे में 2m, फिर नीचे एम स्क्वायर आएगा, एक एम से एक एम कट जाएगा, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी समानुपाती क्या आ रही है, टी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी समानुपाती टी स्क्वायर आ रही है। तो कभी कभी हमसे ग्राफ पूछ लेता है कि काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ क्या आएगा, तो टाइम के साथ ग्राफ क्या आएगा इस तरह से परवलय के रूप में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी समानुपाती क्या है, टी स्क्वायर, तो ये ग्राफ आ जाएगा। अब हमसे पूछा है कार्य, कार्य कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, बल इंटू विस्थापन करके। ठीक है, बल इंटू विस्थापन करके निकाल सकते हैं कार्य का मान, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन कर सकते हैं। तो यहाँ से बल, बल कितना लग रहा है बच्चों, क्यू ई, बल का मान तो कितना लग गया क्यू ई। ठीक है, और विस्थापन, विस्थापन के लिए अपन क्या लगा दें, गति की सेकंड समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी तो जीरो जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए का मान कितना है क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ऐसा में क्या लगाया मैंने, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी का मान तो जीरो हो गया क्योंकि यू जीरो है, हाफ ए का मान ये रहा और ये टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या जाएगा बच्चों, W बराबर ये आ गया क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर और नीचे कितना है 2m, ये आ गया कार्य का मान। ठीक है, अब बच्चों कार्य का मान हम एक और तरीके से निकाल सकते थे, जो अपन जानते हैं ना कार्य ऊर्जा प्रमेय, याद है 11th क्लास में पढ़ी है आपने भी, तभी 11th वाला पोर्शन आपने कहा था पढ़ चुके हो पहले स्टार्टिंग में, वर्क पावर एनर्जी, उसमें जो कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्य बराबर अपन कार्य ऊर्जा प्रमेय से अपन जानते हैं क्या होता है, डेल्टा के ई। किसका उपयोग कर रहा हूँ, सेकंड मेथड लगा रहा हूँ, किससे, यहाँ पे अपन उसका उपयोग कर रहे हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय का, सेकंड मेथड हम जानते हैं जो कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम जानते हैं W बराबर होता है डेल्टा के ई, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा का मान कितना है, तो यहाँ पे ये है गतिज ऊर्जा का परिवर्तन निकालें तो मतलब के ई माइनस जीरो, क्योंकि प्रारंभ में जीरो थी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बटा 2m। ठीक है, ये लो वही आ रहा है मान के क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m। तो हम इस प्रकार से ये ज्ञात कर सकते हैं, किसका मान बच्चों, यहाँ पे निकाल लिया अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। आई बस समझ में। अब यहाँ पे देखो अगला एग्जाम्पल जो कह रहा है आपसे, अगला एग्जाम्पल आपसे कह रहा है कि आर त्रिज्या की पानी की बूंद नीचे की ओर आरोपित ई वेक्टर में साम्यावस्था में लटकी है, तो इस बूंद पर आवेश का मान बताना है क्या होगा, और इस बूंद में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है। तो बच्चों देखिए यहाँ समझे क्या कहना चाहता है आपसे, कि पानी की बूंद है बच्चों, इस प्रकार से पानी की बूंद है ये, इसकी त्रिज्या आर है, आर इसकी त्रिज्या है, विद्युत क्षेत्र कहाँ पर है, इस पे नीचे की ओर, तो नीचे की ओर आरोपित विद्युत क्षेत्र बोला गया है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे इस तरह से नीचे की ओर है, ये ई वेक्टर। अब बच्चों हम जानते हैं इस पानी की बूंद ये जो है इसका एम द्रव्यमान एम जी कहाँ लग गया बच्चों, ये पानी की बूंद है, इसका एम जी बल तो नीचे लगा क्योंकि इसका एम जी नीचे लाना चाहता है, इसको एम जी नीचे की ओर। अब साम्यावस्था में है तो साम्यावस्था के लिए हमें क्यू ई बल किधर चाहिए होगा, हम जानते हैं एफ बराबर क्यू ई। ठीक है, तो इस बूंद पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो कहाँ होना चाहिए बच्चों, ऊपर की ओर होना चाहिए। ठीक है, इस दिशा में हमें चाहिए क्यू ई बल, एफ बराबर क्यू ई चाहिए हमें इस दिशा में, एफ बराबर क्यू ई। तो आप समझ सकते हैं एफ बराबर क्यू ई जो आएगा ऊपर की ओर चाहिए, और ऊपर की ओर मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत, विद्युत क्षेत्र नीचे की ओर हमें ऊपर चाहिए, तो इसका मतलब बूंद पर आवेश कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। बूंद पर आवेश होगा नेगेटिव होगा, बूंद पर आवेश, ठीक है, नेगेटिव आवेश। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं एफ बराबर क्यू ई, या एफ बराबर क्यू ई एम जी के विपरीत अर्थात ऊपर की ओर हेतु, तो यहाँ पे Q बराबर क्या आएगा, Q एम जी के विपरीत अर्थात ई वेक्टर के विपरीत कहते हैं, एम जी के विपरीत अर्थात ई वेक्टर ऊपर की ओर हेतु Q बराबर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस, Q बराबर यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हमें चल गया, तो इसकी प्रकृति क्या ही नेगेटिव है, तो प्रकृति नेगेटिव है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, बस छोड़ दो। ठीक है, यहाँ बच्चों इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हो रही है, इसके अंदर अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे इसमें अधिकता है। चलो कितनी अधिकता है अपन निकालें। साम्यावस्था में देखिए, साम्यावस्था में आप जानते हो बच्चों, साम्यावस्था में mg किससे बराबर होगा, बैलेंस हो रहा है, mg बराबर किससे बैलेंस हो रहा है, QE से। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें E का मान रख दें। ठीक है, E का मान क्या होता है, E का मान, चलो E तो यही रखा गया हमें यहाँ बच्चों इसमें। अब हम यहाँ पे m के लिए हमें त्रिज्या दे रखी है, हमें यहाँ पे द्रव्यमान नहीं दिया, त्रिज्या दे रखी है, तो हम यहाँ पे द्रव्यमान लिखते हैं आयतन इंटू घनत्व। तो आयतन तो हो गया 4.3 पाई आर क्यूब, ये तो आयतन हो गया, इंटू घनत्व, घनत्व को अपन ने रो ले लिया। ठीक है, इंटू ग्रेविटी इंटू बराबर क्यू इंटू ई। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्यू निकालना है। इसलिए बच्चों यहाँ पे क्यू निकालें, क्यू बराबर कितना जाएगा, यहाँ से क्यू निकालोगे ई का भाग लगा दो, 4/3 क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब रो जी अपॉन ई। ये निकाल लिया अपने क्यू का मान। और क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, तो यूं बोलते हैं एन ई या क्यू बराबर एन ई के लो या क्यू बराबर के लो, एक ही बात है, एन ई या क्यू बराबर, ये आ गया। तो ये तो आवेश की मात्रा आ गई, हमसे पूछा आवेश का मान निकालना, ये आ गया आंसर आवेश का मान। इसलिए अधिकता, इलेक्ट्रॉन की जो अधिकता हो रही है, अधिकता कितनी बच्चों, एन बराबर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, ई का भाग लगा देंगे तो 4 पाई आर क्यूब रो जी बटा 3 कैपिटल ई स्मॉल ई, ये आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की इसमें अधिकता है, उसका मान निकाल लिया अपन ने। ठीक है। कई बार बच्चों इस क्वेश्चन में अपन को न्यूमेरिकल के रूप में मान पूछ लेता है, तो हमें पता होना चाहिए जो पानी की डेंसिटी है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। कई बार बच्चों यही पूछ ले आपसे न्यूमेरिकल ग्रुप में, तो पता होना चाहिए पानी की डेंसिटी कितनी है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये अपन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, 11th क्लास वाले पोर्शन जो था उसमें पढ़ा अपन ने पहले। ठीक है, स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे ये रो का मान पता होना चाहिए 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये अपन ने अधिकता एन का मान भी ज्ञात कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन समझे, सॉल्यूशन नंबर 3। क्या कह रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को ई वेक्टर की दिशा में प्रक्षेपित करने पर इसकी गतिज क्या होगी। तो चलो देखो, विद्युत क्षेत्र इधर की हो रही है, ये विद्युत क्षेत्र इधर की हो रहे हैं, यहाँ पे आपसे कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आपने इस दिशा में वेग प्रदान किया, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन को, तो उसे बल कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव आवेश बल कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत, अर्थात इस पे जो बल लगेगा, इस दिशा में बल लगेगा एफ, इस दिशा में बल एफ लगेगा। ठीक है, तो बल एफ लगने के कारण यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, मंदित होगा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर जो बल है, इलेक्ट्रॉन पर बल ई वेक्टर के विपरीत लगेगा, ई वेक्टर के विपरीत लगेगा। इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन की चाल घटेगी और घट के क्या हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी। जीरो के फिर बल तो लगातार लग ही रहा है, अब इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति चालू कर देगा, चाल घटेगी फिर शून्य हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, विपरीत दिशा में बढ़ेगी, विपरीत दिशा में बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए यहां पे क्या जाएगा आंसर, इसलिए क्या जाएगा आंसर, यहाँ पे चाल पहले घट रही है फिर बढ़ रही है, मतलब पहले गति या घटेगी फिर बढ़ेगी, तो इसका ये फोर्थ ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये इस पे 3 क्वेश्चन अपन ने समझ लिए। चलो आगे और 1-2 चीज समझाऊं। हेलो देखो बच्चों, अब यहाँ पे अपन समझे इसमें नेक्स्ट पॉइंट, समरूप ई वेक्टर में क्यू का लंबवत प्रवेश। ठीक है, कैसे बच्चों, देखो यहाँ पे जैसे कि अपन देखते हैं प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। ठीक है, अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किस तरह से होगा, इस तरह होगा, इस दिशा में प्लस से माइनस की ओर लंबवत रूप में, अपन जानते हैं प्लस से निकलता है माइनस की ओर, और ये प्लेटों की बच्चों लंबाई जो है ये एल है। ठीक है, अब यहाँ से आवेश, इसमें ये कोई पॉजिटिव आवेश मान लो प्लस क्यू आवेश, ठीक है, इसमें लंबवत प्रवेश कर रहा है, इसमें इस तरह से यू वेग से, इसकी प्रारंभिक चाल यू है। ठीक है, अब यहाँ पे इससे बल कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, हम जानते हैं इसका आवेश बल लगेगा किधर, धनावेश है विद्युत क्षेत्र दिशा में, तो नीचे की ओर बल लगेगा, इसलिए नीचे की ओर एक त्वरण महसूस करेगा ये। तो इसका देखिए एक्स दिशा में त्वरण तो कितना होगा, 0, क्योंकि एक्स दिशा में कोई बल नहीं लग रहा, परंतु वाई दिशा में जो बल लग रहा है वाई दिशा में बल का ए वाई का मान क्या आएगा, क्यू ई बाई एम, जो आपको समझाया था मैंने। ठीक है, त्वरण। अब तो इसलिए ये आवेश नीचे की ओर त्वरित होगा, परंतु उसने इधर की ओर वेग दिया है अपन ने इसको, और नीचे की ओर त्वरित हो रहा है, इसलिए इस पथ के अनुसार, ये एक परवल है, पथ के अनुसार गति करता हुआ यहाँ से बाहर निकलेगा इधर, ये पथ के साथ बच्चों परवल है। ठीक है, परवल है, पथ के अनुसार गति करता हुआ यहाँ से बाहर निकलेगा, और यहाँ निकलते समय, बाहर निकलते समय इसकी चाल ये मान लो v है, किसी चाल v से बाहर निकल रहा है, ये v से। ठीक है,
अब बच्चों यहाँ पे देखिए, इसमें अगर अपन इसका x घटक और y घटक देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए कैसे समझ सकते हैं, ये इस दिशा में इसका ये x घटक होगा vx, तो इस vx का मान तो क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में अपन देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो u घटक है, x घटक जो पूरा वेग है इसका x घटक का मान कितना बच्चों, यहाँ पे x घटक का मान तो u है और y घटक कितना है इसमें 0, क्योंकि हमने प्रारंभिक वेग y दिशा में दिया ही नहीं, हमने तो y दिशा में, हमने तो वेग किस दिशा में दिया है, x दिशा में, तो प्रारंभिक वेग x दिशा में, ux का मान u है और uy का मान 0, ax का मान 0, ay का मान qy m। तो ऐसे यहाँ पे अगर अपन इसका vx निकालें तो vx x दिशा में हमने कोई, x दिशा में देखो प्रारंभिक वेग u है x दिशा में और त्वरण 0 है, तो त्वरण 0 इसलिए x दिशा में वेग तो प्रभावित होगा ही नहीं क्योंकि त्वरण लग ही नहीं रहा, x दिशा में कोई त्वरण नहीं लग रहा, इसलिए vx का मान u रहेगा। y दिशा में लग रहा है त्वरण, तो y दिशा में बाहर निकलते से मान लो t समय पश्चात बाहर निकल रहा है, t समय पश्चात बाहर निकल रहा है तो हम गति की समीकरण लगा सकते हैं। गति की समीकरण लगाएंगे, पहली समीकरण v बराबर u प्लस at, तो vy बराबर 0 प्लस ay इंटू टी। अब चो ay का मान कितना है, ay का मान qe बाई m, qe बाई m ये रख दिया मैंने ay का मान, ठीक है, ये vy। अब जो नेट वेग निकालना है तो नेट वेग के लिए आप क्या कर सकते हो, दोनों घटक परस्पर लंबवत हैं तो रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर से क्या निकालेंगे बच्चों, उसका बाहर निकल समय वेग। क्लियर। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे इसके विस्थापन की बात करें अपन, देखिए यहां से तक जो बाहर निकला है, यहां से यहां तक इसका जो क्षैतिज विस्थापन हुआ है x, यहाँ पे इसका क्षैतिज विस्थापन कितना है x बराबर कितना होगा l, जो प्लेटों की लंबाई है, ठीक है l, और इस x का मान क्या होगा बच्चों, जो हम जानते हैं x दिशा में कोई त्वरण नहीं है, x दिशा में यहाँ पे कोई त्वरण नहीं है, इसलिए x दिशा में नियत चाल से गति कर रही है, और जब भी कोई वस्तु नियत चाल से गति कर रही होती है तो उस केस अपन सिंपल कहते हैं दूरी बराबर चाल इंटू समय, क्योंकि x दिशा में कोई त्वरण विद्यमान नहीं है, क्योंकि ax का मान 0 है तो x दिशा में इसकी चाल क्या रहेगी, नियत, ठीक है। तो x विस्थापन जो होगा x बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम मतलब u इंटू टी, तो यह जाएगा u इंटू टी के बराबर, ठीक है, u इंटू टी, ये x विस्थापन यहाँ से u इंटू टी हो गया। तो इसलिए बच्चों यहाँ से अगर मैं टाइम का मान निकालना चाहूँ तो t बराबर हम क्या पूछते हैं, t बराबर क्या जाएगा से l अपॉन u, यह जाएगा टाइम का मान l अपॉन u के बराबर। क्लियर। ये तो हो गया क्षैतिज विस्थापन। इसका अगर अपन ऊर्ध्वाधर विस्थापन देखना चाहें तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ऊर्ध्वाधर विस्थापन ये एक चीज बिल्कुल अपन प्रक्षेप गति की तरह पढ़ रहे हैं, जहां आपने क्षैतिज प्रक्षेप गति पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसी चीज चल रही है यहाँ पे क्षैतिज प्रक्षेप गति वाली बात, क्योंकि वही परवलय पथ होता है, यहाँ परवलय पथ आ रहा है वाई बराबर, तो चो वाई मतलब यहाँ से तक की बात कर रहा हूँ मैं, ये ऊर्ध्वाधर विस्थापन यहाँ से तक का ये वाई है, ये कितना होगा बाहर निकलते समय ऊर्ध्वाधर विस्थापन, तो वाई गति की अपन लगाए सेकंड समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है, इसका उपयोग कर रहे हैं तो ये चीज तो 0 है, हाफ ए वाई का मान कितना है, ए वाई का मान यहाँ पे हम देख रहे हैं क्यू ई बाई एम एंड टाइम का मान यहाँ से एल अपॉन यू रख सकते हैं चाहे तो एल अपॉन यू स्क्वायर, तो यहाँ से ये जाएगा वाई का मान क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m u स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा रिजल्ट ऊर्ध्वाधर विस्थापन। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे क्षैतिज प्रक्षेप गति वाला कॉन्सेप्ट का उपयोग कर सकते हैं, और बाकी मेन एक दो चीजें पूछता है, बस वेग पूछ लिया, विस्थापन पूछ लिया, टाइम पूछ लिया, ये 2-3 चीजें मेन चीजें पूछी जाती है। फिर भी कुछ एक्स्ट्रा कई सारी चीजें पूछना चाहें क्वेश्चन में तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट क्वेश्चन नहीं पूछा था जनरली, ये चीजें पूछी जाती हैं, आपको समझा दी मैंने। चलो इस पे एग्जाम्पल अपन देखें। एग्जाम्पल कह रहा है कि चित्र में यदि ई का मान, विद्युत क्षेत्र का मान 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है, मास 1 ग्राम है, आवेश 10⁻⁻6 कूलम है, यू का मान 10 मीटर पर सेकेंड है, तो t बराबर 10 सेकंड पश्चात वेग का मान क्या होगा, t बराबर 10 सेकंड पश्चात। तो यहाँ पे देखिए vx का मान तो यहाँ पे u रहेगा, u का मान कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, अपन जानते हैं vx का मान तो u रहेगा, और vy का मान qe बाई, ये होता है vy बराबर क्या होता है यहाँ पे QET बाई एम, QET बाई एम इसका उपयोग कर रहा हूं मैं, Q कितना है यहाँ पे 10⁻⁻6, ठीक है, E का मान यहाँ पे हम देख रहे हैं 10⁻³ है, और टाइम का मान दे रखा है 10 सेकेंड, और बटे में द्रव्यमान m,
m का मान 1 ग्राम है, मतलब 10 की घात -3 किलोग्राम है। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं ये कट जाएंगे तीनों, क्योंकि ऊपर 10 की घात -3 बचेगा और नीचे 10 की घात -3 कट गया, तो क्या आ गया ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम देखा बच्चों वी वाई का मान 10 मीटर पर सेकेंड आ गया है। ठीक है, अब नेट वेलोसिटी निकालना है, तो नेट वेग का मान क्या जाएगा, v बराबर रूट ऑफ, ये बताया था मैंने, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करते हैं, वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे ये दोनों के मान 10-10 हैं, तो कितना जाएगा ये 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये क्वेश्चन समझ सकते हैं, क्या गया रिजल्ट 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई बात समझ में। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन समझें, कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र, मतलब किसी निकाय में कई सारे आवेश रखे हुए हैं, तो उनके कारण किसी दिए गए बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, वो चीज अपन देखने जा रहे हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे मान लो एक आवेश यहाँ पर इस जगह, ये एक आवेश है, ये कोई मान लो +Q1 है, एक आवेश मान लीजिए यहाँ पर है इस जगह, ये आवेश है -Q2, कोई आवेश यहाँ पे इस जगह, ये आवेश है बच्चों माइनस, ये प्लस मान लो Q3 है। ठीक है, ये आवेश दिए गए, आपसे कहा जाएगा कि यहाँ पे कोई बिंदु है इस जगह, यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लो ये बिंदु है P। ठीक है, ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो किस प्रकार से आएगा वो हम देखें। जैसे बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए, जैसे बच्चों ये Q1, हम देख रहे हैं Q1 एक धनात्मक आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी क्या आएगी, समझना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिशा निकालना। ये धनावेश है, तो धनावेश से बाहर निकलती दिशा P की तरफ, बिंदु P की तरफ, धनावेश से बिंदु P की तरफ बाहर निकलती दिशा क्या आएगी, आएगी इस तरह से, ये मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आएगा इस दिशा में, इस दिशा में आएगा विद्युत क्षेत्र ये E1 वेक्टर। ऐसे बच्चों अब ये Q3 ये भी पॉजिटिव आवेश है, तो इसके कारण इस Q3 से बाहर निकलती बिंदु P की तरफ बाहर निकलती दिशा क्या आएगी, ये आएगी, इसे बोल देंगे E2 वेक्टर, E3 वेक्टर सॉरी, E3 वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही ये नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव आवेश, तो अब नेगेटिव आवेश की ओर जाती हुई, धनावेश से तो बाहर निकलती होती है और नेगेटिव आवेश की ओर जाती हुई, तो बिंदु P से नेगेटिव की ओर जाती हुई दिशा ये आएगी इस तरह से, मतलब ये इस तरह से आएगी, इस तरह इस दिशा में आएगा ये E3 वेक्टर, इस दिशा में बच्चों ये होगा E2 वेक्टर, होगा E2 वेक्टर। तो हम देख रहे हैं बिंदु P पर ये जो विद्युत क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर ये आपको दिख रहे हैं, इस तरह से इनकी दिशाएं हैं। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र बन गए इस तरह से, E नेट वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस, और भी अगर मान लो Q4 Q5 भी होते हैं तो अपन आगे इन सब का योग कर लेंगे, सदिश योग। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ने बल के बारे में देखा था। ठीक है, परिणामी बल अपन ने निकालना सीखा था, कई सारे बल लग रहे थे, कूलाम बल, तो उसका परिणामी बल कैसे निकाला था बच्चों, फिर वहाँ पे आपको दो मेथड समझाए थे मैंने। ठीक है, 2 मेथड समझाए थे, ऐसे ही यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए भी उन 2 मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे समझा था कि अगर केवल 2 ही आवेश थे तो उस समय अपन ने एफ नेट कैसे निकालता, रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ऐसे अगर यहाँ पे केवल 2 ही विद्युत क्षेत्र होते, एक E1 और एक E2, ठीक है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकाल लेंगे, रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा से। ठीक है, अपन यूज किया था वही बल वाला फॉर्मूला। और फिर मेथड सेकंड में अगर कई सारे विद्युत क्षेत्र हैं तो हमने क्या किया था, घटक करके सॉल्व करेंगे। कई सारे बल लग रहे हैं, कई सारे विद्युत क्षेत्र हैं, तो हम घटक करके सॉल्व करेंगे। फिर लिख लेंगे नेट बल, कैसे लिखा था अपन, नेट बल बराबर x घटक i कैप प्लस नेट y घटक j कैप। सेम टू सेम ऐसे ही नेट E वेक्टर बराबर क्या लिख लेंगे, नेट x घटक i कैप प्लस नेट y घटक j कैप की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ कर सकते हैं। और बच्चों फिर अगर यहाँ पे नेट विद्युत क्षेत्र अगर 0 है तो उसे क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु। नेट विद्युत क्षेत्र अगर 0 होता है तो उसे उदासीन बिंदु बोलते हैं, ये भी आपको समझाया था मैंने। अब आवेशों, 2 आवेशों Q1 व Q2 कारण उदासीन बिंदु की स्थिति, ये आपको मैं बल में समझा चुका हूँ। ठीक है, वो अगर दोनों आवेश सजाती हैं, Q1 Q2 बच्चों अगर सजाती आवेश हैं तो हम जानते हैं उदासीन बिंदु कहाँ मिलता है, मतलब साम्यावस्था की स्थिति, या कहते हैं उदासीन बिंदु कहाँ मिलता है, उनके मध्य दूरी क्या आती है, x बराबर r रूट ब्रैकेट डायरेक्ट जो ट्रिक लिखी थी अपन ने, रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। ठीक है, और विजाती हैं तो हम जानते हैं कहाँ मिलता है, छोटू के निकट बाहर की ओर, तो छोटू के निकट बाहर की ओर मिलता है। और सूत्र क्या होता है, x बराबर r रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट Q1 और रूट Q2 का डिफरेंस। मतलब अगर Q1 का मान बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, और अगर Q2 का मान बड़ा है तो उसको आगे लिख देंगे, रूट Q2 माइनस रूट Q1 कर देंगे मतलब। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, निम्न चित्रों में बिंदु P उदासीन बिंदु होगा। ठीक है, यहाँ पे इन सभी चित्रों में बिंदु P उदासीन बिंदु है। कैसे, देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव Q है, ये पॉजिटिव Q है, इस बिंदु P पर
ये पॉजिटिव क्यों बच्चों, इस बिंदु P, इस आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, इस धनावेश से P की तरफ जाता हुआ, मतलब इस तरफ ये आएगा विद्युत क्षेत्र, ये E। ये किस कारण बच्चों, इस वाले कारण। ऐसे इस आवेश कारण यहाँ पे धनावेश से इससे बाहर जाता हुआ विद्युत क्षेत्र P की तरफ जाता हुआ विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, ये E बच्चों, ये आएगा E इस तरफ, ठीक है। अब बच्चों ये E और ये E आपस में कट जाएंगे तो E नेट का मान कितना हो गया, 0 हो गया, E नेट का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए ये धनावेश है, धनावेश से इस बिंदु P की तरफ ये एक समबाहु त्रिभुज दिखा रखा है, शीर्षों पे तीनों पे धनावेश प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू रखे हुए हैं। तो जो यहाँ से इधर से, क्योंकि तो यहाँ पे दोनों बराबर आवेश थे, बिल्कुल प्लस क्यू दोनों बराबर आवेश थे, इसलिए मध्य बिंदु पे मिल रहा था हमें उदासीन बिंदु, ठीक, मध्य बिंदु पे उदासीन बिंदु मिलेगा। यहाँ पे भी तीनों समान आवेश है, सममितियां दिख रही है, तो मध्य बिंदु जो केंद्र बिंदु यहाँ पे उदासीन बिंदु मिलेगा। कैसे बच्चों, प्लस क्यू आवेश है, इससे धनावेश की तरफ जाता हुआ, मतलब धनावेश के कारण बिंदु P पे जाता हुआ विद्युत क्षेत्र इधर आएगा नीचे की ओर, ये आएगा इस तरफ है E, ठीक है, ये आएगा इस तरफ। ऐसे ही धनावेश है, इससे इधर जाता हुआ ये आएगा इस तरफ E, ऐसे इस धनावेश से इधर जाता हुआ आएगा E, इस तरह से ये E। तो हम देख रहे हैं यहाँ बच्चों तीनों E 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री पे लग रहे हैं, इसलिए इनका परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या बनेगा, 0 बनेगा, दिख रहा है सिमेट्रिस्ट है, तीनों E का रिजल्टेंट कट के 0 हो जाएगा। ऐसे बच्चों ये वलय है, रिंग के चारों तरफ सिमेट्रिक रूप से आवेश रखा हुआ है, तो केंद्र पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो चलो देखो, अगर ये अल्पांश, एक छोटा सा अल्पांश में यहाँ मानू इस जगह, छोटा सा अल्पांश, तो इस अल्पांश का विद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा, इस तरफ। ऐसे अगर एक अल्पांश यहाँ ले, छोटा सा टुकड़ा अल्पांश का, ये छोटा सा अल्पांश, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा, ये आएगा। ऐसे ही एक अल्पांश, मान लो छोटा सा अल्पांश टुकड़ा यहाँ लेते हैं अल्पांश, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ आ रहा है, इधर। ऐसे एक अल्पांश यहाँ ले लें, अल्पांश छोटा सा टुकड़ा रिंग का, तो इसका कारण विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, इधर आएगा। तो देखिए हर अल्पांश के सामने एक दूसरा अल्पांश उपस्थित है जो कि विद्युत क्षेत्र को कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से P बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसका प्रभाव इससे कट गया, इसका प्रभाव इससे कट गया, तो यहाँ पे सेंटर पर नेट विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ बच्चों इसमें इस प्रकार से ये NaCl अणु रखे हुए हैं, यहाँ पे NaCl एक अणु ये रहा, Na+Cl ग्रुप में एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इस तरह रखे हुए हैं। तो यहाँ भी बच्चों केंद्र बिंदु पर जो इसका जो बॉडी केंद्र है, ठीक है, तो बच्चों इसका जो बॉडी सेंटर है बिंदु P, यहाँ पे नेट विद्युत क्षेत्र 0 आएगा। क्यों आएगा 0, चलो जैसे देखें ये Cl के सामने वाला Cl है, इसका प्रभाव कैंसिल होगा, देखना कैसे। तो बच्चों ये देखो, इस Cl की वजह से इस Cl माइनस है, Cl माइनस ये क्या है, नेगेटिव आवेश, समझना, नेगेटिव आवेश है। नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बिंदु P से नेगेटिव की तरफ जाता हुआ, तो बिंदु P से इस नेगेटिव जाता हुआ विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, ये आएगा इस तरफ। ये किसका बच्चों, इस वाले नेगेटिव का, इस नेगेटिव का कारण P से नेगेटिव जाता हुआ यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे इस बिंदु P से इस नेगेटिव जाता हुआ ये आएगा क्षेत्र इस तरफ, ये आएगा E इस तरफ। तो बच्चों ये तो देखा अपन ने, इसका प्रभाव इससे कट गया, ऐसे सारे के सारे कट जाएंगे, इसका प्रभाव इससे कट जाएगा, इसका इससे कट जाएगा, इसका इससे कट जाएगा, तो नेट विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, P पर भी 0 हो जाएगा नेट विद्युत क्षेत्र। ये चीज अपन देखी। चलो इस पे एग्जाम्पल दे रखा है, ये समझें। आपसे कह रहा है बच्चों इस प्रकार से एक वलय है, ठीक है, एक रिंग है, इस रिंग में कह रहा है कि अपन जानते हैं यहाँ पे इसके अंदर ये बिंदु दिखा रखे हैं, इस रिंग में ये बिंदु बच्चों, यहाँ पे ये कोई A बिंदु, B, ये C और ये D, ABCD लिखा हुआ है यहाँ पे। आपसे क्या बच्चों यहाँ पे देखिए, यदि AB भाग, इस AB पोर्शन, ये पूरी एक वलय है, कह रहा है इस AB पोर्शन, मतलब यहाँ से तक का जो पोर्शन है, इस AB पोर्शन के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E है, ठीक है, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E है। मतलब इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे हम कह रहे हैं ये जो पोर्शन है AB, ये जो A पोर्शन है, इसके कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आ रहा है इस तरफ, E आ रहा है इस तरफ, ये E इधर ही आया कि धनावेश के कारण अपन जानते हैं, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर ही होता है, ठीक है, धनावेश से बाहर निकलता हुआ, ये धनावेश पोर्शन है, इससे बाहर निकलता हुआ बिंदु P की तरफ ये आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि BCDA भाग के कारण P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ठीक है, जो नीचे वाला शेष भाग है, इस भाग के कारण बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो ऐसा हम देखते हैं बच्चों, हम जानते हैं यहाँ पे सेंटर पे नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा, पहली बात तो 0 होना चाहिए, नेट EP इक्वल टू, नेट EP वेक्टर इक्वल टू क्या है बच्चों, 0, नेट EP वेक्टर इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए इस रिंग में एक तो AB भाग है, ठीक है, E वेक्टर बाय AB भाग प्लस E वेक्टर बाय जो शेष भाग है कितना है, BCDA, BCDA बराबर 0, कि P बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है AB भाग
प्लस बी सी डी ए भाग, इनके कारण विद्युत क्षेत्र आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन निकालेंगे, किसका निकालना बच्चों, यहाँ पे इसका मान तो हमें ई दे रखा है, तो देखिए चलो पहले यहाँ पे देखें ई वेक्टर बाय बी सी डी ए निकालेंगे, बी सी डी ए, तो इस राशि को उठा के तो ले आए तो क्या जाएगा माइनस ई वेक्टर बाय ए बी, तो ए बी भाग वाला विद्युत क्षेत्र में कितना दे रखा है ई, तो इसका मान माइनस ये जाएगा माइनस ई, तो कौन सा आंसर आ गया, यह जाएगा सेकंड माइनस ई। इस प्रकार से अपन ये देखते हैं। ठीक है, इसका ये आंसर आ गया माइनस ई। बात पहले पड़ी, तो इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। क्लियर, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे बच्चों विद्युत बल रेखाओं के बारे में। देखो बच्चों विद्युत बल रेखाएं ELF, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है इसलिए पूरा मैंने बोर्ड पे लिख दिया, फिर अपन समझ लेते हैं इसको। चलो देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं ELF। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है बच्चों, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं, मतलब किसी आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र क्या होगा या किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र किस रूप में किस दिशा में है, उसको दर्शाने के लिए हम जिन रेखाओं का यूज करते हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो, उसे हम क्या बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, देखो पहली प्रॉपर्टी है दो ELF कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्या मतलब बच्चों, देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये जो ELF है अगर आपने इस तरह दिखा रखी है तो असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि बच्चों अगर ELF के अगर अपन किसी स्थान पे देखो, जैसे यहाँ पे इस जगह, यहाँ पे अगर मैं खींचू स्पर्श रेखा, स्पर्श खींचूंगा तो इस स्थान पे क्या प्राप्त होगा मुझे, ई वेक्टर की दिशा। ठीक है, तो ELF पे किसी बिंदु पर अगर अपन स्पर्शा खींचे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे अगर कटान बिंदु की बात करें, कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु पर इसके अनुसार देखें तो विद्युत क्षेत्र आएगा इधर की ओर, और इसके अनुसार देखें ऊपर वाली के अनुसार तो विद्युत क्षेत्र आएगा इधर की ओर। तो दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्राप्त हो रही जो कि क्या है, असंभव है। ठीक है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो ई वेक्टर की दिशाएं प्राप्त होंगी जो कि असंभव है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी जो कि असंभव है। ठीक है, क्योंकि एक बिंदु पर तो एक निश्चित दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है, दो अलग अलग दिशाओं में थोड़ा ना होता है। तो देखो चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ELF हमेशा चालक के लंबवत होती हैं तथा इसके आयतन में प्रवेश नहीं करती। ये भी एक इंपॉर्टेंट गुण है कि अगर कहीं चालक रखा हुआ है, उसके आसपास कोई आवेश या विद्युत क्षेत्र है, तो हमेशा जो ELF होंगी चालक के सतह के लंबवत गिरेंगी, चालक की सतह पर लंबवत गिरती है, इसके आयतन में प्रवेश नहीं करती। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हमें किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र से प्रोटेक्ट करना है, परिरक्षण करना है, उसका बचाव करना है, तो हम क्या करेंगे, उस आवेश को लोहे के बॉक्स मतलब किसी चालक बॉक्स के अंदर रख दो। ठीक है, और उससे क्या होगा कि फिर जो बाहर जो विद्युत क्षेत्र है उस बॉक्स के अंदर प्रवेश कर नहीं पाएगा और चालक से वो के अंदर जो आवेश है वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि आवेश Q को किसी ई वेक्टर से परीक्षण करना हो तो उस Q को एक धातु के चालक के बॉक्स के अंदर रख देंगे। ठीक है, कैसे, चलो एग्जाम्पल आप दिखाऊं मैं इसमें। जैसे आपसे कहा जाए बच्चों ये एक दो प्लेटें हैं, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, हाँ जैसे हम समझा था संधारित्र की दो प्लेटें होती है, वही दो प्लेटें हैं, एक प्लस और एक माइनस के अंदर विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर। अब कह रहा प्लेटों के मध्य उदासीन चालक गोला रखने पर, अब इसके प्लेटों के बीच में उदासीन चालक गोला रखेंगे तो उसकी विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार से मुड़ जाएंगी वो हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ बच्चों इस प्रकार से ये अपन ने प्लस माइनस का, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इस पे पहली बात तो यहाँ पे सबसे पहले होगा इंडक्शन इफेक्ट। इंडक्शन इफेक्ट समझाया था आपको ने, प्रेरण प्रभाव, इस प्लस के कारण माइनस आवेश इस पे इधर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस आवेश आ जाएगा इस पे इस तरफ। ये क्या होगा बच्चों, ये प्रेरण प्रभाव। ये अपन ने क्या दिखा दिया, प्रेरण, इंडक्शन इफेक्ट। ठीक है, ये हो गया इंडक्शन इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव, प्रेरण प्रभाव है उदासीन। देखिए क्यों, जितना इधर माइनस है उतना इधर प्लस है, प्रेरण प्रभाव में दिखा दिया। तो प्रेरण प्रभाव के कारण यहाँ पे इस पर इस प्रकार से प्लस माइनस आवेश आ जाएगा। अब यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं हम जानते हैं प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस की तरफ आकर्षित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ से निकलेगी लंबवत निकलेंगी और इस चालक पर लंबवत प्रवेश करेंगी इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ से ये लंबवत निकली, देखिए यहाँ से ये लंबवत निकलेंगी, अब यहाँ पे लंबवत निकल के लेकिन यहाँ पे माइनस में आकर्षित होंगी इस प्रकार से, तो लंबवत इस पे सतह पे गिरेंगी। ठीक है, ऐसे यहाँ भी आकर्षित होंगी, सतह पे लंबवत गिरेंगी और यहाँ से तो लंबवत निकल ही रही है। ठीक है, इस प्रकार से ये ऐसे बच्चों यहाँ पे अब ये प्लस है, प्लस से लंबवत निकलेंगी और यहाँ पे माइनस में लंबवत प्रवेश करेंगी इस तरह से। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से लंबवत निकली, यहाँ पे जा रही है, यहाँ भी लंबवत निकल के तो यहाँ पे आकर्षण हो गया माइनस पे, प्लस पे माइनस पे लंबवत आई, देखिए इस तरह से। ऐसे बच्चों दूर वाली बल रेखाएं दिखाएं तो यहाँ से थोड़ी सी आकर्षित होकर मुड़ गई इधर,
क्योंकि थोड़ा दूर था इसलिए आकर्षण हुई, केवल हल्का सा मुड़ गई और फिर वापस सीधी होकर इधर आ गई। ऐसे यहाँ भी, यहाँ से लंबवत दिख रही थी, हल्का सा इधर आकर्षित हो गई, फिर वापस सीधा यू आ गई। तो इस प्रकार से बच्चों ये बल रेखाएं अपन दिखाई। इस प्रकार से अगर संधारित्र की प्लेटों के मध्य अगर कोई चालक गोला रख दें, उदासीन चालक गोला, तो इस प्रकार से उसकी बल रेखाएं भ्रमित हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन चालक गोले के अंदर नहीं जा रही, ये भी इंपॉर्टेंट है, अंदर नहीं दिखा रखी मैंने बल रेखाएं, केवल सतह पे लंबवत ही आ रही है, ठीक है। चलो इसको एक और एग्जाम्पल अपन देखें। आपसे कहा जाए कि एक उदासीन खोखला चालक गोला है, उदासीन खोखला चालक गोला है, इसके यहाँ पे अपन एक रख दिया धनावेश, केंद्र पे रखा, केंद्र से थोड़ा साइड में रखा हुआ है, एक बिंदु आवेश रख दिया। तो अब यहाँ पे बल रेखाएं किस प्रकार से होंगी, तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें क्या होगा, पहले प्रेरण प्रभाव, इसके कारण प्रेरण प्रभाव, क्योंकि थोड़ा इधर इसके निकट है तो इस तरफ माइनस की डेंसिटी बिल्कुल पास पास होगी, माइनस की डेंसिटी, ठीक है, माइनस। और यहाँ पे बच्चों इसका जो माइनस है, माइनस के कारण यहाँ बाहर क्या आएगा, प्लस आएगा, इस तरह से ये प्लस, और इधर भी आएगा प्रेरण प्रभाव, लेकिन इधर बच्चों प्रेरण प्रभाव थोड़ा इस तरह से आएगा, देखिए थोड़ा दूर दूर इस प्रकार से आएगा। क्यों, क्योंकि इसे इस सतह से ये आवेश दूर है, काफी दूर है, इसलिए यहाँ पे जो प्रेरण प्रभाव हो रहा है थोड़ा इस तरह से आ रहा है प्रेरण प्रभाव, इसकी डेंसिटी कम है। इसलिए बच्चों यहाँ पे जब ये इसकी बल रेखाएं बनेगी ना, बल रेखाएं यहाँ से आएंगी इस तरह से, यहाँ से इस तरह से आकर्षित हो रही है इस तरफ, यहाँ से निकलेंगी प्लस से माइनस में लंबवत, और फिर यहाँ से सतह से लंबवत बाहर निकल रही है, देखिए इधर से इस तरह से सतह से लंबवत बाहर निकलेंगी, कहाँ जाएंगे बच्चों, ये अनंत की ओर जा रही है, ये बल रेखाएं जा रही है अनंत की ओर, सीधी इस प्रकार से लंबवत बाहर निकलते हुए, सतह से लंबवत बाहर निकलेंगे और कहाँ जाएगी, अनंत की ओर। ऐसे बच्चों यहाँ पे ये बल रेखाएं इधर ही मुड़ेगी इस तरफ, यहाँ पे पीछे की तरफ ये इस तरह से, इस तरह से बल रेखाएं इधर जा रही है, ठीक है, और यहाँ से फिर ये अनंत की ओर जा रही है, सीधी जा रही है अनंत की ओर, लंबवत के रूप में सतह के लंबवत अनंत की ओर जा रही है इस प्रकार से। तो इस प्रकार बच्चों ये बल रेखाएं इस प्रकार से प्राप्त होगी। अगर अपने केंद्र पर ने क्या रख दिया है, एक माइनस प्लस आवेश रख दिया है, तो अपन यहाँ पे प्रेरण प्रभाव दिखाया, ठीक है, ये क्या है, प्रेरण प्रभाव, यहाँ माइनस आ गया, इधर ये माइनस है, माइनस प्रेरण प्रभाव, और इधर ये प्लस है, ठीक है। इधर इस तरफ बच्चों देखिए माइनस प्लस बिल्कुल निकट निकट है, डेंसिटी ज्यादा है, जबकि यहाँ पे जो प्लस और माइनस दिखा रखे हैं दूर दूर है, ये प्लस भी दूर दूर है, माइनस भी दूर दूर है, ये अपन ने क्या दिखाया, प्रेरण प्रभाव, ठीक है, इंडक्शन इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव। तो प्रेरण प्रभाव से इस प्रकार से यहाँ पे बल रेखाएं भ्रमित हो गई, कुछ इस प्रकार से मुड़ गई है, अपन ने देखा, ठीक है। फिर देखें बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे, यहाँ पे स्थिर आवेश कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र, आवेश कारण उत्पन्न वाले विद्युत क्षेत्र की स्टडी कर रहे हैं। फिर बच्चों एक और प्रकार का विद्युत क्षेत्र होता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से, वो अब आगे पढ़ेंगे अपन ईएमआई वाले टॉपिक के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो यहाँ पे स्थिर आवेश कारण विद्युत क्षेत्र होता है, इसे क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत विद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर में जो विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं अपन वो स्थिर वैद्युत विद्युत क्षेत्र ही है, ठीक है। ये संरक्षी प्रकृति का होता है, संरक्षी प्रकृति मतलब बच्चों इसकी उपस्थिति हम क्या लगा सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगा सकते हैं, मतलब किसी आवेश को छोड़ें तो छोड़ने पर उसकी गति ऊर्जा मान लो बढ़ रही है तो उसकी स्थिति ऊर्जा घटेगी, मतलब दोनों का योग नियत रहेगा, जिसे हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो जब भी कोई आवेश इस ई वेक्टर की उपस्थिति में गति कर रहा होता है तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात कोई एक गति ऊर्जा का मान लो बढ़ रही है तो स्थिति ऊर्जा घटेगी, और अगर स्थिति ऊर्जा बढ़ रही है तो गति ऊर्जा घटेगी, योग नियत रहेगा, ठीक है। और इसकी ईएलएफ कोई बंद लूप नहीं बनाती बच्चों, हम जानते हैं ईएलएफ, जो कल भी आपको मैंने थोड़ी पहले भी समझाया था डायग्राम, ईएलएफ के अंदर क्या होता है, हमेशा लाइन प्लस से निकलती है और माइनस पे आके खत्म हो जाती है, प्लस से निकलती है माइनस पे आके खत्म हो जाती है, ठीक है, कहीं बंद लूप नहीं बनाती, ठीक है। और फिर बच्चों परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो उत्पन्न ई वेक्टर होता है, ये बी वेक्टर विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो ई वेक्टर उत्पन्न हो रहा है, जो कि इस चैप्टर में नहीं पढ़ रहे हैं अपन, केवल 2-3 लाइन लिखी है, इसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये असंरक्षी प्रकृति का होता है और इसकी ईएलएफ हमेशा बंद लूप के रूप में होती है, मतलब एक साइकिल के रूप में, क्लोज साइकिल के रूप में होती है बल रेखाएं हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों ईएलएफ सघन पास पास, मतलब ईएलएफ अगर पास पास है, जितनी पास पास है इसका मतलब वहां पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, और अगर विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं दूर दूर है, बल रेखाएं दूर दूर है मतलब वहां पे विद्युत क्षेत्र थोड़ा वीक है, कमजोर है। जैसे कि यहाँ पे अगर अपन इस प्रकार से बल रेखाएं दिखा रखी, 3 बल रेखाएं, ये ए बी सी बिंदु हैं, तो आपसे कहा जाए कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। तो देखिए ए पर बल रेखाएं बिल्कुल पास पास है, बी पे थोड़ी दूर दूर है और सी पे और ज्यादा दूर दूर है, तो विद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा यहाँ पे बच्चों, ए पे। तो हम कह सकते हैं ए पर जो विद्युत क्षेत्र ज्यादा है तो हम कहते हैं हियर ई ए ग्रेटर देन
ई बी ग्रेटर देन ई सी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र कहाँ पे आता है, ए पर, उससे कम थोड़ा बी पे, उससे कम सी पर है। ऐसे तो यहाँ पे देखें इस वाले एग्जाम्पल में, तो यहाँ से देखें बच्चों यहाँ पे इस जगह, यहाँ पे ए पे जितनी बल रेखाएं पास पास है उतनी पास पास सी पे भी है। ठीक है, जितना गैप देखो यहाँ पे आ रहा है उतना गैप यहाँ पे भी है। तो ए और सी पे तो विद्युत बल रेखाएं बिल्कुल पास, मतलब एक दूसरे के साथ साथ समान आ रही है। तो यहाँ पे ई ए और ई सी तो क्या है, बराबर होंगे, ई ए ई सी बराबर है। लेकिन अब देखिए बच्चों इनकी जो गैप है, बी वाले पे तो बहुत दूर दूर बल रेखाएं, तो बी वाले पे विद्युत क्षेत्र सबसे कम है। बी वाले पे विद्युत क्षेत्र कम है क्योंकि बल रेखाएं दूर दूर है। ए पे भी पास पास है, सी पे भी पास पास है, तो बी पे जो विद्युत क्षेत्र थोड़ा कम होगा। इस तरह से ये लिखते हैं अपन। ठीक है, ऐसे बच्चों अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ई एल एफ की दिशा या ई वेक्टर दिशा क्या होती है, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेंशियल जो विभव होता है बच्चों, हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। जैसे कि यहाँ बच्चों ये विद्युत क्षेत्र ये अपन ने दिखा रखा है, यहाँ पे कुछ बिंदु है पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ बच्चों अपन देखें सारी बल रेखाएं समान दूरी अंतराल पे है। यहाँ बच्चों अगर अपन देखें ई वेक्टर, यहाँ ई की बात करें, ई तो जितना पी पर है उतना क्यू पर है उतना आर पर है। विद्युत क्षेत्र तो सब जगह समान है क्योंकि बल रेखाएं समान दूरी अंतराल पर है सब जगह। ठीक है, परंतु विद्युत क्षेत्र की बात करें, मतलब विभव की बात करें, बट विभव जो विभव है बच्चों यहाँ पे इसमें विभव का मान, तो देखिए क्या बोला मैंने, विद्युत क्षेत्र दिशा होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। विद्युत क्षेत्र यहाँ से इधर जा रहा है कि नहीं है, यहाँ से इधर जा रहा है, तो इधर वाले स्थान पर विद्युत क्षेत्र हाई होगा, पोटेंशियल हाई होगा, पोटेंशियल हाई होगा। इधर वाले बिंदु पर पोटेंशियल लो होगा। तो पी और क्यू पे तो पोटेंशियल हाई है, आर पे क्या बच्चों लो है। तो यहाँ पे हम देखें Vp बराबर VQ, क्योंकि P और Q दोनों एक ही रेखा पे आ रहे हैं, डॉटेड रेखा एक सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा पे आ रहे हैं, E वेक्टर के लंबवत। तो यहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव समान है, परंतु ये किससे ज्यादा है, VR से ज्यादा है। ठीक है, तो विभव का मान अपन देखते हैं P और Q पे समान आ रहा है, जो कि R से आ रहा है क्योंकि विद्युत क्षेत्र दिशा यहाँ से इधर की ओर जा रही है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र दिशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है, ये देख लिया अपन ने। उसके बच्चों फिर देखें यहाँ पे जैसे बताया था सारी बल रेखाएं समान दूरी अंतराल पे थी, इससे विद्युत क्षेत्र समान थे, मतलब समरूप विद्युत क्षेत्र था। लेकिन असमरूप विद्युत क्षेत्र को कैसे पता चले बच्चों, असमरूप विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं अगर आप अलग अलग दूरी अंतराल बना रहे हो, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंतराल कम है, यहाँ अंतराल ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र कैसा है, असमान विद्युत क्षेत्र है, मतलब असमरूप विद्युत क्षेत्र। ये भी असमरूप है, ये भी असमरूप है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक समान अंतराल नहीं आ रहा दूरी अंतराल, यहाँ भी एक समान दूरी अंतराल नहीं है, तो क्या है, असमरूप विद्युत क्षेत्र है। ये असमरूप विद्युत क्षेत्र क्योंकि परिमाण असमान है, तो प्रत्येक स्थान पे दिशा एक ही आ रही है। तो असमान क्यों आ रहा है, परिमाण कारण, जहां पे यहाँ पे परिमाण ज्यादा है, यहाँ पे परिमाण कम है, क्योंकि जहां पे बल रेखाएं पास पास होती हैं विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कम हो गया है, तो एक तरह से असमान विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे देखिए गैप तो सब जगह सेम है, परंतु ये दिशा मुड़ी हुई आ रही है, दिशा मुड़ी हुई आ रही है वक्र के रूप में। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र यहाँ भी असमान है, किसके कारण, दिशा के कारण। परिमाण तो समान लेकिन असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ये क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिशा असमान आ रही है इसलिए। ठीक है, तो चलो ये अपन ने कुछ ELF की प्रॉपर्टीज वगैरह अपन ने समझी। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल मिलते हैं, कल और चीजें पढ़ेंगे अपन। ओके, गुड बाय। अब चलो यहाँ पे इसमें जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस यहाँ पे क्वेश्चन है लेक्चर 106 से 111 तक, जो क्वेश्चन आपको क्लास में सॉल्व करने हैं, मीन्स जितना अपन यहाँ तक पढ़ लेंगे लेक्चर 106 से लेकर 111 तक, इस लेक्चर के दौरान जो पीछे स्टेज 1, 2, 3, 4 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो कौन कौन से क्वेश्चंस आप करने हैं, स्टेज 1 में ये सारे क्वेश्चन आपको सारे सॉल्व करने हैं, स्टेज 2 में ये वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, स्टेज 3 में ये वाले सारे क्वेश्चंस, और स्टेज 4 में मेडिकल वाली जो एक्सरसाइज है ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, जितना अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लेंगे। ठीक है, और बच्चों फिर इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास आपको दूंगा मैं डाउट क्लास के लिए, जिनमें अपन इन क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ये जो मैंने रेड मार्क करके इनका में करना डिस्कशन, ये तो सारे वो क्वेश्चंस हैं जो लेक्चर 106 से लेकर 111 के बीच में आएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस अपन क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये आप इनको नोट कर लो, फिर अपन जो एक्स्ट्रा क्लास में इन चीजों को डाउट को डिस्कस करेंगे। ओके।